एनीवेज लेट अस स्टार्ट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो चैप्टर नंबर 8 का डिस्कशन स्टार्ट किया था, मैंने आपको कहा था कि हम केस स्टडीज ऑन क्राइसिस मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। और आज के सेशन में हम क्या करेंगे, केस स्टडीज ऑन क्राइसिस मैनेजमेंट डिस्कस करने के बाद हम लोग जो D&O पॉलिसी है, डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स पॉलिसी, पूरा फोकस उसके ऊपर रखेंगे, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 8। मेरे हिसाब से अगर इस चैप्टर को हमें 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो I'll say first part is the crisis management, second part is professional liability and general insurance plus D&O policy, and third part is the risk management part. तो जो फर्स्ट पार्ट है क्राइसिस मैनेजमेंट हमने कंप्लीट किया था। क्राइसिस मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट कैसे अलग है वो भी हमने डिस्कस किया था। हमने ये समझा था कि रिस्क मैनेजमेंट इज समथिंग विच वी डू इन एडवांस, proactively anticipating the risk that can be faced, whereas crisis management is something which you do reactively after the incident occurs. And if we compare this risk management and crisis management, so what we can say is that yes, in crisis management also we need to identify the risks and we need to analyze the risks in crisis management also. Somewhere we can say risk management is a broader concept which includes crisis management. क्राइसिस मैनेजमेंट को लेकर जो केस स्टडीज मैंने आपको कहा था 7 की 8 केस स्टडीज है, वो केस स्टडीज के बारे में समझते हैं। आपके नोट्स में मैंने आपको पेज नंबर 145 पर उन केस स्टडीज के जो अलग अलग मॉरल्स है, मॉरल्स ऑफ दोस केस स्टडीज, कि क्राइसिस मैनेजमेंट वाली सिचुएशन में कैसे आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने रिएक्ट करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, बिकॉज क्राइसिस मैनेजमेंट इज ऑल टुगेदर रिएक्शन। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आपके भी एग्जाम्पल्स दिए कि आप कैसे रिएक्ट करते हो। तो वैसे ही वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जब भी उन ऑर्गेनाइजेशंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्राइसिस वाली सिचुएशन में वो फंस जाती है, तो उस सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन ने कैसे रिएक्ट करना चाहिए था, बट उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, इन दोनों को हम कंपेयर करके उनकी क्या गलती हुई आरती, क्या गलती हुई उनकी, वो हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे कि जो फर्स्ट केस स्टडी वहां पर दिया, फेसबुक का केस स्टडी दिया। वो फेसबुक का केस स्टडी क्या, मैं आपको बताऊं, जस्ट विल हैव अ ब्रीफ डिस्कशन, देन विल गो एंड रीड। और बड़ा इंटरेस्टिंग है। 2016 में जब यूएस के प्रेसिडेंट हुए थे डोनाल्ड ट्रंप, आपको तो पता है डोनाल्ड ट्रंप, तो डोनाल्ड ट्रंप जब यूएस प्रेसिडेंट हुए थे, नो वन in the wildest of the dream of a US citizen had felt that Donald Trump will be elected as a president of US anytime. But he got elected, and Hillary Clinton lost the presidential race by a small margin, thin margin, even though she had more votes than Donald Trump. But some electronic, we can say, voter ballot calculations made Donald Trump a winner. So the stories of that 2016, how Donald Trump won the elections, it was all attributed and focus. The reason being behind that was Facebook. Donald Trump had hired an agency, Cambridge Analytica, who did artificial intelligence (AI) of US citizens who used to access Facebook for their day-to-day सोशल मीडिया यूसेज। जनरली हम सोशल मीडिया पे, आप देखो जब भी जाते हैं तो कई बार अगर आपने किसी वेबसाइट पर जाकर कुछ परचेस करने की कोशिश की और बाद में आपने परचेस नहीं किया, तो इट स्टार्ट्स फॉलोइंग यू एवरीवेयर, डिस्काउंट वगैरह कंटिन्यू फॉलो करता है। तो कैम्ब्रिज एनालिटिका ने यूएस के लोगों का फेसबुक का जो यूसेज है और फेसबुक पर आप किस तरह के कमेंट्स डालते हो, उसको एनालाइज कर कर कौन से एरिया में डोनाल्ड ट्रंप को कैंपेनिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, कहाँ पर यूजर्स उनके फेवर में हैं, कहाँ पर उनके अगेंस्ट है, इसका पूरा स्टडी करके डोनाल्ड ट्रंप को हेल्प किया था, और डोनाल्ड ट्रंप ने उसके अकॉर्डिंगली कैंपेनिंग करके इलेक्शन जीता था। तो फेसबुक पर एक इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने अपने फेसबुक के यूजर्स का जो डाटा है, डाटा ब्रीच होने दिया था। और ये इल्ज़ाम लगने के बावजूद भी फेसबुक साइलेंट था। फेसबुक मार्क जुकरबर्ग, जिनसे एक्सपेक्टेड था कि जब भी ऐसा कोई इल्ज़ाम लगे, मान लो आप पर किसी ने इल्ज़ाम लगाया कि आपने चोरी की है, तो आप चुप रहोगे क्या? आप बोलोगे कि भाई मैंने नहीं की है, या जो भी आप स्टेटमेंट दोगे। मार्क जुकरबर्ग ने कोई रिप्लाई नहीं दिया ऑन बिहाफ ऑफ फेसबुक, नो स्टेटमेंट वॉज मेड ऑन बिहाफ ऑफ फेसबुक, इवन दो एलिगेशन वॉज मेड ऑन फेसबुक। एंड दिस almost 3 years passed after Donald Trump won the elections. Still, no statement came from Mark Zuckerberg. So that led to more aggression against Facebook, and later on, an inquiry was set up. And finally, Mark Zuckerberg
after all this chaos, had to come forward, accept the data breach, and he had to give a statement. So a company like Facebook can do such kind of foolishness, wherein in spite of crisis management situation, he did not follow the very golden rule of crisis management, is that as soon as an allegation is made, you have to, what is the first point you have to do? Immediately a statement must be issued. देखिए ना, failure to issue an immediate statement हम देखें ना हमारे कैसे issue immediately a statement should be issued and disclosures should be given, which they failed. तो वो जो केस स्टडी है वो देखते हैं वहां पर क्या दिया है. Let us go and read that. Facebook's silence about its data breach. The social media giant reportedly chose to stay silent even though it had known for 3 years that Cambridge Analytica, the consulting firm hired by President Donald Trump's 2016 campaign, improperly क्या दिया है? Accessed information on millions of people. Since then, the company has racked up misstep after misstep, गलती के ऊपर गलती करते गए. From the failure to issue an immediate statement from CEO Mark Zuckerberg when Facebook finally admitted what happened to hiring a shady opposition research firm to investigate its critics. Facebook was the subject of more trouble. Purnima beta, please focus. You're not focusing. Facebook was the subject of more trouble when the New York Times reported that it shared even more user data with outside companies than previously acknowledged. मतलब जितना उनका कहा था उससे ज्यादा लोगों का डाटा उन्हें शेयर किया था. Moral of the story, when the news broke, disclosure is the most effective strategy in a crisis because the truth always emerges. Companies and even the government need to explain what happened on their own terms and regain confidence by demonstrating that they have learned a lesson and are taking immediate steps to change course. तो I can say यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट्स थे हमारे, कौन से? Failure to issue an immediate statement and disclosures is the most effective strategy in a crisis. I hope you got it. ये 2 मॉडल्स है. मतलब क्राइसिस वाली सिचुएशन में failure to issue an immediate statement will definitely lead you into trouble. अरे इतना दूर क्यों जाना है? जो लोग थोड़ा बहुत महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स के बारे में जानते हैं, 21 जून 2022 को जो अभी के महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ जी शिंदे और उनके शिवसेना के बाकी उनके रिबेल मेंबर्स, उन्होंने शिवसेना से बगावत करते हुए वो सूरत चले गए थे बीजेपी के साथ. व्हाट चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे शुड हैव डन एट दैट टाइम वाज शुड हैव इमीडिएटली कम आउट एंड गिव अ स्टेटमेंट, बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट ही वेटेड फॉर 8 days एंड ही ट्राइड टू प्रेशराइज दोज पीपल थ्रू, वी कैन से, इंटिमिडेशन, इंटिमिडेशन, डरा धमकाने की कोशिश की. बट जो लोग ऑलरेडी शिवसेना में 30-30 साल रह चुके हैं, जो लोगों को डराते आए, वो ऐसे स्टेटमेंट से डरने वाले थे क्या? ही ट्राइड 7 to 8 days जस्ट टू प्रेशराइज देम, और फिर जब उनको पता चला कि सिचुएशन हाथ के बाहर चलेगी, देन ही हैड रिजाइन. सो व्हाट ही शुड हैव डन, ही शुड हैव हैंडल्ड दैट क्राइसिस इमीडिएटली, कि उनसे बात करके चलो ठीक है गलती हो गई आप आ जाओ. He waited for 7 to 8 days. So small mistake can lead into trouble in crisis management. That we need to understand from these 2 first, we can say, strategies. और ये केस स्टडी फेसबुक का जो है हमें समझ में आ गया. आप क्या करो, आपके नोट्स में जो केस स्टडीज ऑन क्राइसिस मैनेजमेंट दिया ना, उसके जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स है, उस फर्स्ट 2 पॉइंट्स को कॉमन करके वहां पर क्या लिखोगे? फेसबुक क्राइसिस मैनेजमेंट, फेसबुक क्राइसिस मैनेजमेंट के ये मॉरल्स है ना. और बोलो ना, बढ़ते आगे. नेक्स्ट केस स्टडी क्या लिखा है? लॉकहीड मार्टिन आस्क्ड पीपल टू शेयर फोटोज ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स. ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको लेकर वी कैन हैव आवर डिस्कशन एंडलेस. पढ़ते. इन अगस्त द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेपन्स मेकर ट्वीटेड, डू यू हैव एन अमेजिंग फोटो ऑफ वन ऑफ आवर प्रोडक्ट्स. भैया वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. अमेजिंग फोटो ऑफ वन ऑफ आवर प्रोडक्ट्स, टैग अस इन योर पीक and we may feature it during our upcoming World Photo Day celebration on August 19. People quickly responded with pictures showing the impact of its weapons, including an image of UNICEF backpacks belonging to children killed in Yemen with a bomb made by the company. Lockheed Martin later deleted the tweet. Moral of the story, although it's important to engage in conversations on social media, first be aware of how people generally feel about your company, products and policies. Carefully consider people's responses before asking for content. Carefully consider people. आजकल वो हम देखते फेसबुक पर
अक्सर कुछ लड़कियां या फिर कुछ कपल्स सारी फोटो चैलेंज, टैग योर फ्रेंड हु हैज सारी फोटो चैलेंज, फिर तुम्हारा साड़ी वाला फोटो डालते हैं, फिर तुम कुछ और 10 फ्रेंड्स को टैग करते हैं, फिर वो भी डालती है अपना फोटो, आई विल टैग अनदर 10 पीपल, करेक्ट। अब इसमें अगर वाकई में साड़ी अच्छी रही तो ठीक है या फिर वो कुछ का आज होता है, आई हैव सीन एक आजकल लोग क्या करते हैं, हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को हैप्पी एनिवर्सरी ना फेसबुक पर विश करते हैं। वाइफ क्या करती है, हस्बैंड को फोटो को टैग करती है और फेसबुक पर डालती है, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी हबी, यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ, नो वन कैन स्टॉप अस। बट ये जब लिख रही होती है उसके 15 मिनट पहले दोनों के झगड़े हुए रहते और कुछ लोग तो एक कदम आगे जाके वो भीड़ को फॉलो करते हैं, भीड़ को मतलब क्या दुनिया सब डालते हैं ना फेसबुक पे। तो एक बंदे ने ऐसे ही फेसबुक पर अभी भाई मेरे वाइफ का मतलब उनका एनिवर्सरी था, सारी मेरे दोस्त लोग सब लोग डालते थे तो मैंने भी डालना चाहिए, तो उन्हें फेसबुक पर डाल दिया हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, उसको स्पेलिंग नहीं आ रहा था एनिवर्सरी का, उन्होंने डाला अननेसेसरी, हैप्पी मैरिज अननेसेसरी, हैप्पी मैरिज अननेसेसरी और टैग कर दिया सबको, दोस्तों को। फिर एक लेडी ने एक कदम आगे जाकर फेसबुक पर गॉट एंगेज्ड और टैग किया 22 लोगों को लोग क्या इंटरप्रेट कर रहे, गॉट एंगेज्ड और 22 लोगों को टैग कर रही है तू भाई एग्जैक्टली कौन है तो ये वो कह रहे भाई जब सोशल मीडिया पर आप कोई कॉन्वर्सेशन करते हो, इससे हमें क्या सबक मिल रहा है, सोशल मीडिया पर जब कोई आप कॉन्वर्सेशन में एंगेज होते हो, फर्स्ट बी अवेयर ऑफ हाउ पीपल जनरली फील अबाउट योर company, now about you as a person, products and policies. Carefully consider people's responses before asking for content. तो भाई यहाँ पर ये हमारा पॉइंट नंबर 2, इट इज इंपॉर्टेंट टू एंगेज इन कॉन्वर्सेशन ऑन सोशल मीडिया। इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, आज के जमाने में आपको जरूरी होता है। फर्स्ट बी अवेयर ऑफ हाउ पीपल जनरली फील अबाउट योर कंपनी, प्रोडक्ट्स एंड पॉलिसीज। कुछ लोग अननेसेसरी फेसबुक पर आके कमेंट डालते हैं और फिर अपने हाथों से अपनी तारीफ करके लेते हैं। Carefully consider possible responses before asking for content. तो ये सेकंड जो मॉरल है उधर आप क्या लिखोगे, वो लॉकहीड मार्टिन वेपन लार्जेस्ट वेपन मैन्युफैक्चरर ऐसे मेकर ऐसा ला दो, लॉकहीड मार्टिन लार्जेस्ट वेपन मेकर। ताकि अब ये डिस्कशन हो गया है घर में, आपको ये सिर्फ मॉरल याद रखना है। क्यों मैं बता रहा हूं, कल को एग्जाम में आपको आ गया, ध्यान रखना क्राइसिस मैनेजमेंट क्या है और उसके कुछ एग्जाम्पल्स लिखो। क्या तो आपको ये पता होना चाहिए, पहले 2 पॉइंट्स किसके फेसबुक के, तो आपको स्टोरी पता है, आपको फेसबुक की स्टोरी आपके ओन वर्ड्स में लिखते हुए ये 2 लाइन लिखने, मॉरल क्या होना चाहिए था, ये 2 लाइन लॉकहीड मार्टिन को लेकर लिखते हो आप। केस स्टडी अपने मन से, कंपनी लार्जेस्ट वेपन मैन्युफैक्चरर थी, उन्होंने फोटोज मांगे और कुछ चिल्ड्रन के फोटोज थे जो बॉम्ब ब्लास्ट में डेथ हो चुकी थी। मॉरल वो ये नहीं चाहते कि एज इट इज आपका वो मॉडल का हो, मेन मॉरल आपको समझाएगी नहीं। इज दैट क्लियर? मतलब ये मॉरल आपको जो भी आप एग्जाम्पल लिखोगे इसका एग्जाम में, उसके नीचे मॉरल कहते हुए वो पॉइंट लिखोगे। क्लियर है? बढ़ते अगले केस स्टडी में, अंडर आर्मर इंक विंग्स एट एम्प्लॉय ट्रिप्स टू स्ट्रिप क्लब्स। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, पढ़ते हैं। अर्लियर इन द ईयर 2018 द कंपनी ईमेल्ड स्टाफर्स to inform them they could no longer put strip club visits on their corporate credit cards. According to Wall Street Journal, over the years, executives and employees of the sports apparel company, including chairman and CEO Kevin Plank, went with athletes or co-workers to strip clubs after some corporate and sporting events, and the company often paid for the visits of many attendees. पहले पढ़ लेते फिर मैं आपको बताता हूँ मोर ऑफ द स्टोरी। Although the company was right to end practice in 2018, the fact that it allowed it all shows an astonishing lack of judgment. But the larger takeaway here, executives need to avoid the temptation to socialize with staffers through exit activities that are offensive or exclude team members. As Laura Liswood, former MD of Global Leadership and Diversity at Goldman Sachs, wrote in The Loudest Duck, moving beyond diversity while embracing differences. If a manager plays basketball with colleagues, for example, you will feel comfortable with your sports buddies. And when the next opportunity comes up, you may be inclined to put that company forward for a promotion, possibly over someone better qualified, whom you know less well or with whom you have fewer common bonds. ये
आपको मैं समझाता हूँ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक. टू कीप द प्लेइंग field level, the skill manager needs to find ways to learn about the other members of the team so that an equal level of comfort and knowledge exists with the people who aren't naturally like you. Now, what is the meaning of this entire story? Let me tell you. इसके दो एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करते हैं. एक तो मैं आपको बता रहा हूँ, कभी आपको वक्त मिले, फुर्सत मिले, जिनको थोड़ा बहुत भी क्रिकेट से प्यार है, थोड़ा बहुत भी जिनको प्यार, जिनको थोड़ा समझता है, प्राइम वीडियो पर एक सीरीज है इनसाइड एज. आप में से काफी लोगों ने देखी होगी, जिन्होंने नहीं देखी है वो सीरीज आप देखो, आपको पता चलेगा एक्चुअल आईपीएल जो होता है, आईपीएल इंडिया में वो कैसे होता है. उस हर मैच से पहले एग्जैक्टली क्या होता है ड्रेसिंग रूम में, कैसे. देखो, आईपीएल इज कंप्लीटली प्रोफेशनली मैनेज्ड. अभी 10 टीम है, 10 टीम मतलब 10 कंपनीज है, 10 अलग कंपनीज है जो अपने अपने टीम्स को क्या करती है, आईपीएल में खिलाती है. अब ये जो 10 कंपनीज है वो अपने टीम के प्लेयर्स को खिलाती है. जैसे शाहरुख खान की टीम में शाहरुख खान, जूही चावला, दे आर द वी कैन से एमडी को मतलब पार्टनर्स, एंड उनकी जो कंपनी कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर किस तरह से अपने प्लेयर्स को प्रमोट करते हैं और कैसे टीम सिलेक्शन होता है. यहाँ पर भी ऐसे हुआ है. व्हाट हैज हैपेंड इन दिस केस, ये जो कंपनी है स्पोर्ट्स अपैरल कंपनी थी, स्पोर्ट्स अपैरल कंपनी मतलब डेफिनेटली स्पोर्ट्स को क्या करती है, स्पॉन्सरशिप करती है. जैसे नाइके, आदिदास, वैसे स्पोर्ट्स अपैरल कंपनी थी. जब भी कोई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हो जाता था, ये जिन जिन प्लेयर्स को स्पॉन्सर करते थे उनका पार्टीज करते थे. जैसे आईपीएल के हर मैच के बाद पार्टीज होती है. कितने लोग जानते हैं आई डोंट नो, बट वो पार्टीज मतलब दे आर फुल ऑफ ड्रग्स, फुल ऑफ वी कैन से इलीगल थिंग्स उन दोस पार्टीज. और कई बार कई क्रिकेटर्स उसकी वजह से अपनी आईपीएल की वी कैन से टीम की पोजीशन खो चुके हैं. टीम की पोजीशन खोने के साथ साथ क्रिकेट से बाहर हो गए. श्रीसंत आपको पता है, राहुल शर्मा, काफी ऐसे प्लेयर्स हैं. अभी हमें उनके बारे में डिस्कस करने की जगह ये सोचना है कि हमें यहाँ से क्या सीखना है. एकदम विक्रम इमोशनल हो गया है, तो मतलब व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस, वो हमें सीखना है. तो ये जो कंपनी थी, इस कंपनी ने शुरू में क्या किया, अपने जितने भी टूर्नामेंट्स होते थे जहाँ पे स्पॉन्सरशिप देते थे, उसके बाद जो भी पार्टीज होते थे उस पार्टीज को भी ये स्पॉन्सर करती थी, जिसमें इस कंपनी के सीईओ और एग्जीक्यूटिव्स भी उन पार्टीज को अटेंड करती थी. अब बाद में कंपनी को पता चला कि जो हम ये पॉलिसी कर रही है गलत है, हमने ऐसा नहीं करना चाहिए. तो कंपनी ने एक वन नाइट डिसीजन ले लिया, हेंसफोर्थ नो स्पॉन्सरशिप, नो इवेंट्स. कोई भी टूर्नामेंट के बाद कंपनी जिसको स्पॉन्सरशिप कर रही, कोई उसमें कंपनी खर्चा नहीं करेगी उस पार्टीज में. ऐसा कंपनी ने फैसला ले लिया. उसका लॉजिक और रीजन, कंपनी का अंदर जिसने काम किया, कंपनी को जिसने ड्यू डिलिजेंस किया, वो जो गोल्डमैन सैच्स के जो एमडी थे, लॉरा लिसवुड, फॉरवर्ड एमडी ऑफ ग्लोबल लीडरशिप एंड डाइवर्सिटी एट गोल्डमैन सैच्स रोड, उनका कहना था, इसका रीजन उन्होंने दिया था कि अगर आप किसी कंपनी के मैनेजर हो, क्या हो, मैनेजर हो, मान लो स्पोर्ट्स अपैरल कंपनी का मैनेजर हो, और आपने वो बास्केटबॉल क्या किया, खेला, बास्केटबॉल का मैच खेला, किसके साथ, आपके कलीग्स के साथ, आपकी कंपनी के कलीग्स के साथ. आपने कंपनी के मैनेजर थे, आपने बास्केटबॉल खेला आपके कलीग्स के साथ. अब जिन कलीग्स के साथ उन्हें बास्केटबॉल खेला, उन कलीग्स के साथ आपका बॉन्ड ज्यादा अच्छा होगा. बट आपकी कंपनी के जो सारे लोग थे सबके साथ खेला कि आपने नहीं, कुछ कलीग्स के साथ खेला. कल को कंपनी में अगर किसी को प्रमोशन देना है, एज ए मैनेजर आपको चूज करना है, तो आप अननोइंगली किसे चूज करोगे, उन कलीग्स को जिनके साथ आपने खेला है, जिनके साथ आपका रैपो अच्छा है. ये वो कहते हैं गलत है. उन्होंने क्या कहा, यू विल फील कंफर्टेबल विथ योर स्पोर्ट्स बडीज एंड व्हेन नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कम्स अप यू मे बी इंक्लाइंड टू पुट दैट कंपनी फॉरवर्ड फॉर अ प्रमोशन, possibly over someone better qualified whom you know less well. आप उस कलीग को प्रमोट कर दोगे, हालांकि उससे भी बेटर क्वालिफाइड कोई दूसरा बंदा होगा, बट जिससे आप जानते नहीं हो अच्छे से, जस्ट बिकॉज आपने उस कलीग के साथ खेला, आपका रेपो अच्छा है. और अब देखो मैक्सिमम कॉर्पोरेट्स में ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है. आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, बट आई नो कंपनीज वेयर जहां पर अगर मान लो एमडी और जो मैनेजर, एचआर मैनेजर है, वो अगर एक पर्टिकुलर कास्ट रिलीजन से बिलोंग करता है और
अपने कंपनी में अगर उसके रिलीजन का कोई बंदा जो निचले पोजीशन पर है और उसका रैपो अच्छा है तो आप उसको बराबर ऊपर खींचने की कोशिश करेगा, इट गोज। और ये बिटर ट्रूथ है, बट ये इंडिया में नॉट ओनली इन कंपनीज, ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में, वी कैन से रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में अक्सर ऐसा होता है। उन्होंने वही कहा है, possibly over someone better qualified whom you know less well or with whom you have fewer common bonds to keep the playing field level, मतलब to keep the level playing field, सबको equal treatment मिले। The skilled manager needs to find ways to learn about other members of the team so that an equal level of comfort and knowledge exists with the people who aren't naturally like you। और इसलिए मैं बताऊँ, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में आजकल जब भी कोई ऐसा टीम बिल्डिंग एक्टिविटी करना होता है ना, तो जनरली दे डोंट अलाउ ओनली फ्यू पीपल। मुझे पता है कॉर्पोरेट हाउसेस लाइक टीसीएस, आईबीएम, इन्फोसिस, इनके भी टीम लीडरशिप जो प्रोग्राम्स होते हैं तो उसमें ऑल एम्प्लॉयज आर मेड टू पार्टिसिपेट मैंडेटरीली। जैसे कि आपने अगर पुणे में सुना होगा, पुणे में सनीज वर्ल्ड है, मल्लार माची है, गरुड़ माची है, ऐसे कुछ रिसोर्ट्स है जहाँ पे टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ के लिए वो काफ़ी फेमस है। वहाँ पर अगर वो कोई कंपनी के लोग जाएंगे तो 50-100 नहीं, 200-300 लोग जाएंगे। 200-300 लोग जितने कंपनी में काम करे वो सब लोग जाएंगे और वहाँ पर टीम बिल्डिंग एक्टिविटी में जो एचआर मैनेजर, एमडीज है ना, वो सबके साथ इंटरेक्ट करेंगे। कुछ सिलेक्टेड लोगों के साथ कभी इंटरेक्शन होगा नहीं। व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, टू कीप द लेवल प्लेइंग फील्ड यू नीड टू इंटरेक्ट विद एवरीवन, यू कांट इंटरेक्ट विद फ्यू पीपल। तो क्राइसिस मैनेजमेंट वाली सिचुएशन ना हो, इसलिए आपको लेवल प्लेइंग फील्ड हर बार रखना जरूरी है। वरना आपने अगर सिलेक्टेड लोगों के साथ इंटरेक्शन किया, अब जस्ट इमेजिन, वो मेरे अपना एग्जाम्पल हो क्लास में, अगर मैंने क्लास में मान लो सिर्फ भावेश के साथ और विक्रम के साथ बात की, बाकी किसी को देखा भी नहीं, किसी के पास देखा भी नहीं, बात भी नहीं की, भावेश कैसा है, विक्रम कैसा है, भावेश कैसा है, विक्रम कैसा, ध्यान है। शुरू में 2-3 दिन तो आप इग्नोर करोगे, बाद में आप बोलोगे आप क्या पे घुटन कैसे रे से भविष्य के विक्रम, हमने क्या किया, हमने भी तो पैसे भरे, हाँ हम भी, यू नो दैट काइंड ऑफ माइंडसेट। तो ये होता है, इसलिए ध्यान रखो, मैं क्राइसिस मैनेजमेंट हैंडल करता हूँ, अच्छे से कर रहा हूँ, किसी को बुरा लगे तो लगने दो, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड इट। तो ये जो थर्ड पॉइंट था, सॉरी, टू कीप द प्लेइंग फील्ड लेवल प्लेइंग फील्ड, वहां पर आप लिखो डैश करके, सो एज टू अवॉइड, उसके आगे लिखो सो एज टू अवॉइड क्राइसिस सिचुएशंस इन फ्यूचर, सो एज टू अवॉइड क्राइसिस सिचुएशंस इन फ्यूचर। लेवल प्लेइंग फील्ड रखने से so as to avoid crisis situations in future, crisis like situations in future, clear है? अरे बोलो भाई। अगला फोर्थ है H&M कंपनी, पता है ये कपड़ों की कंपनी है। आप हाँ, जो लोग अक्सर मॉल घूम के शॉपिंग तिलक रोड पे या लक्ष्मी रोड पे करते हैं, उनको मॉल के बारे में पता होगा। मॉल लोग नॉर्मली घूमने जाते हैं, बट शॉपिंग सादे शॉप से ही करते हैं। मॉल से तभी करते जब सेल लगाओ, जब 1 पे 3 फ्री या 3 पे 6 फ्री हो, तभी होता है, वरना मॉल में हम जाके मत भी घूमते हैं। हाँ, कुछ एक्सेप्शन होते हैं, नहीं भाई मैं तो मॉल से ही खरीदूंगा, वो फिर वो बड़े बाप का या बड़े मम्मी का बिगड़ा हुआ बेटा, ऐसे होते हैं ना कुछ लोग, नहीं भाई मैं तो मॉल से ही खरीदूंगा। H&M वो ब्रांडेड कंपनी H&M, तो उन्होंने क्या किया था, यूजेस ब्लैक चाइल्ड, उन्होंने एक ब्लैक चाइल्ड को क्या किया, एंडोर्स किया, द मॉडल कूलेस्ट मंकी इन द जंगल। हुडी होता ना, हुडी पहना है उसको, उसका ब्लैक चाइल्ड को बोला कूलेस्ट मंकी इन द जंगल, ये टैग लाइन दे दिया उसका। पिक्चर जनरेटेड वाइड स्प्रेड आउटेज ऑन सोशल मीडिया। आप ब्लैक और व्हाइट में ये क्या करो, भेदभाव कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेशन। कंपनी अपोलोगाइज्ड क्विकली एंड लेटर स्टॉप्ड सेलिंग द आइटम, उस हुडी को। Moral of the story, a diverse team needs to dissect every message and image to make sure it doesn't inadvertently, मतलब unknowingly offend people of different races, culture, genders, generation and views. तो हम कहते हैं inadvertently, not to offend people, मैंने उधर लिख कर दिया था आपको, inadvertently मतलब unknowingly, not to offend मतलब किसी को insult,
पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस, कल्चर्स, जेंडर्स, जनरेशन, व्यूज। ऐसा होता है, मैं आपको बता दूं, इन अनोइंगली अनोइंगली होता है। बिलीव मी, ये जो कुछ भी फिलहाल जैसे कन्हैयालाल या नूपुर शर्मा या जिस तरह से हादसा हुआ है, उसमें कुछ लोगों ने अननोइंगली, मतलब भाई उनको लगा कि वो नूपुर शर्मा का स्टेटमेंट गलत नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, उसको सपोर्ट किया। बट उसके अंजाम के बारे में सोचा था क्या हो सकता है? नहीं। यू विल बी सरप्राइज टू नो, आपको सर ने बोला है कि शिवम सर, आई डोंट नो, ये शिवम सर के गांव से है ना, वो जहाँ पे हुआ हो, उदयपुर से। कन्हैयालाल ने वो पोस्ट नहीं डाली थी, उनके बेटे ने डाली थी, कन्हैयालाल के बेटे ने डाली थी। हाँ, बट हालांकि वो मीडिया में सब जगह कन्हैयालाल का नाम आया, रीजन बीइंग बेटे को, और अब जो गया वो गया है, बेटे को और नुकसान ना हो, समझ रहा है? नहीं तो कल को बेटे को भी मार देंगे। ये गेट माय पॉइंट? व्हाट आई मीन टू से इज दैट बेटे का जो पोस्ट था नूपुर शर्मा के सपोर्ट में, वो डेफिनेटली अननोइंगली हुआ होगा। उसे उसकी कॉन्सिक्वेंस और अंजाम के बारे में पता नहीं था, किस तरह का उसका रिएक्शन हो सकता है। Inadvertently, unknowingly offending people of different races, cultures, genders, generation, views can lead into crisis situation. And trust me, आप ये मेरी बात मानो या ना मानो, मैं इसीलिए सोशल मीडिया से दूर रहता हूँ। मतलब ऐसे नहीं कि मुझे सोशल मीडिया पसंद नहीं, आई डू एक्सेस सोशल मीडिया, आई डू यूज, बट उसका एक लिमिटेड यूज मैंने रखा, बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड वन थिंग इन लास्ट 4 years। 2018 तक मैं सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव था, बट आई अंडरस्टूड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हमारे एक गुरुजी है जिनको मैं बहुत मानता हूँ, उनसे मैं एक बात कर रहा था, ऐसे इंटरेक्शन हो रहा था, मैं उनको बता रहा था आज दुनिया में लोग इतने पीड़ित, इतने दर्द में क्यों है, हालांकि एवरीथिंग इज, आजकल मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी लोगों के पास दुख इतना क्यों है एज कंपेयर टू द ओल्ड जनरेशन। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट मुझे कहा था, वो स्टेटमेंट में जिंदगी भर नहीं भूल सकता है, क्योंकि आज लोगों के पास सब कुछ अपनी उंगलियों पर है। तब मैंने उनको पूछा, हमने डिटेल डिस्कशन किया था, उन्होंने कहा था आज लोगों के पास वो जानकारी भी है जो उनके पास नहीं, होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ती। आज लोगों को वही भी वो जानकारी भी है जो जानकारी उन्हें अगर नहीं भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक जमाना था जब लोगों को जो जरूरी जानकारी थी वो भी हफ्तों बाद पता चलती थी, जैसे कि हमारा रिजल्ट को, सीएस का, सीई का रिजल्ट 1 हफ्ते बाद आता था। मतलब रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद रिजल्ट के दिन एक फैक्स आता था, फैक्स में जो नंबर आए वो स्टूडेंट पास, जो नंबर नहीं आए वो पास, स्टूडेंट फेल। और 1 हफ्ते बाद, फैक्स आने के 1 हफ्ते बाद रिजल्ट अनाउंस होता था। आज की इस दुनिया में वो कौन यार, वो सेलिब्रिटी कोई तो है नहीं, वो एक बहुत फालतू की स्टेटमेंट करती रहती, नहीं कंगना रनावत तो ठीक है, इंडियन है, कोई तो एक फॉरेनर, आई एम नॉट गेटिंग हर नेम, वो उसके वजह से बहुत चाहते हैं, पॉपुलर लोग है। हाँ, रिहाना। तो उस अभी रिहाना को छींक आ गई, छींक तो तुरंत रिहाना इज हॉस्पिटलाइज्ड, रिहाना इज नॉट फीलिंग वेल, तुरंत लोग आई एम प्रे फॉर रिहाना, गुड वेल, रिहाना गेट वेल सुन। अरे भाई, मतलब व्हाट आई मीन टू से इज दैट रिहाना को छींक आई, वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गई, हॉस्पिटल से बाहर हो गई, तुझे क्या फर्क पड़ा तेरी जिंदगी में? बट लोग हो रिहाना, वो तुरंत मैसेज, रिहाना इज नॉट वेल, रिहाना इज, प्लीज प्ले फॉर रिहाना, रिहाना। मतलब व्हाट आई मीन टू से दैट आपके पास इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, मेरी बात ध्यान सुना, इसलिए आपको आपके लिए क्या जरूरी इंफॉर्मेशन है ना, वो समझते ही नहीं, और इसलिए आप ट्रैप हो जाते हो। टेक माई वर्ड्स, आपके साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर होगा कि आपका कोई भाई बहन फ्रेंड कहीं घूमने चला गया, उसने पिक्स डाल दी इंस्टाग्राम पे वगैरह, या कहीं होटल में गया, उसने खाना खाते पिक डाल दिया, आपके माइंड में, दिमाग में, मन में 1 सेकंड के लिए आ जाता है, मैंने नहीं किया, वो मस्त एंजॉय कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। वो ये जो सोशल मीडिया ना, आपको बोलते हैं ना एड्रेनलिन, वो एक ऐसा केमिकल है जो बॉडी में जनरेट करता है और आपको लोनली फील करता है। फिर लोग अगली बार क्या करते हैं, उसने डाली थी मैं भी डालूंगा, फिर उसने डाली थी ना, फिर तुम जब
वो देख के हुए तुम घूमने गए। लोग घूमने जाते हैं तो घूमते कम है, फोटो ज्यादा निकालते हैं। क्यों? इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे डालना है। वो एंजॉय नहीं करते उधर क्या था, लोगों को दिखाना है मैं घूमने गया था। फिर वो खुश, फिर वो देखते उनका एड्रेनलिन लेवल डाउन, क्यों आप घूमने गए, फिर अगली बार वो घूमने जाते, फिर उनका एड्रेनलिन लेवल अप। मतलब व्हाट आई मीन टू से, ये कंपटीशन ना अननोइंगली कंपटीशन होते जा रहा है। आप कभी हो सके तो फुर्सत में मेरा फेसबुक का पोस्ट देखना, लास्ट पोस्ट कब याद किया मुझे याद नहीं, इंस्टाग्राम का लास्ट पोस्ट कब हुआ मुझे याद नहीं। बिकॉज मेरा एक बहुत हीटेड डिस्कशन हुआ इसके ऊपर हमारे एक टीचर के साथ, वो बहुत एक्टिव, सुबह उठने के बाद वो कब इंस्टाग्राम पे उनका पोस्ट होता है, अभी अभी इंस्पायर में थे, अभी वो शायद अभी नहीं पढ़ा रहे, हर्षद जाजू सर अगर आपने नाम सुना है, उनका सुबह उठने के बाद रात में सोने तक हर 15 मिनट, आधे घंटे में, 1 घंटे में पोस्ट होता है, जस्ट हैड ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट का फोटो तुरंत। फिर तो ऐसे वो मुझे बोलता आप एक्टिव नहीं होते, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ इसकी फिक्र दुनिया को क्यों है, और मुझे क्या कर रहा हूँ ये मुझे दुनिया को बताने की जरूरत क्यों है। जो वाकई में मुझे केयर करता होगा, जो मुझे वाकई में जानता होगा, उसको मुझे इंस्टाग्राम पे बताने की जरूरत क्यों, वो वैसे भी मेरे दिल के करीब है, उसको वैसे भी पता होगा सब कुछ। बट उनका नहीं ऐसा नहीं, आजकल जरूरी होता है ये, ठीक है आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं। एनीवेज वी हैड अ डिस्कशन, आई होप सब लोग हैं मेरे साथ, फिजिकली मेंटली बोथ, ओके। सो नहीं तो तुरंत कुछ लोग खो जाएंगे। विक्रम, तो कूलेस्ट मंकी इन द जंगल, ऐसा कुछ डालो मत, इन एडवेंटली किसी को ऑफेंड मत करो। हाँ, KFC का चिकन क्राइसिस, कुछ स्टूडेंट को KFC कहते ही सर पार्टी, आई एम प्योर वेजिटेरियन, गलती से भी कभी चिकन आपको खिलाऊंगा नहीं। संघमित्रा ऐसे ऐसे देख रही है, ऐसी इतनी देर सिमरन के पीछे ऐसे चुपी थी, अभी जैसे मैंने बोला अरे मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, जैसे इतने देर सिमरन के पीछे ऐसे छिपी थी जैसे मैंने सर क्या बोल सिमरन ये क्या है, कैसे भी होती है तू। Okay, please let us read that. A chicken restaurant without any chicken is not an ideal situation in terms of bottom line or reputation. The chain went through an intense few weeks in the UK last year after a logistic fiasco with a new delivery partner DHL. मतलब जो चिकन डिलीवर होता था KFC का अपने अलग अलग आउटलेट्स पर, DHL वॉज अ लॉजिस्टिक्स पार्टनर, उनके साथ उनका कुछ तो मतभेद हो गया था, तो ये चिकन सही समय पर डिलीवर नहीं हो पाया। KFC चिकन के लिए आना था और उसमें चिकन ही नहीं है, तो विच टुक ओवर द कॉन्ट्रैक्ट ऑन वैलेंटाइंस डे अलॉन्गसाइड क्विक सर्विस लॉजिस्टिक्स, तो ये कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किसको दिया था, क्विक सर्विस लॉजिस्टिक्स। Problems with deliveries of KFC's highly perishable supplies started immediately. KFC started to shut down outlets after managers complained their chicken had not arrived, and by 18 February most of its 900 UK restaurants were closed. वैलेंटाइन डे के दिन जो ये घटना घटी उसका अगले 4 दिनों में 900 आउटलेट्स बंद किए गए, बिकॉज लोग जो भी आता है खरीदने के लिए 10 में से 9 जन चिकन मांगते हैं और है ही नहीं आउटलेट पे चिकन, तो उन्हें मजबूरी में आउटलेट्स बंद करने पड़े। KFC posted statements about the delivery hiccups in its closed shops and went into full-on, क्या दिया देखो, went into full-on social media response and media relations mode as ahead of brand engagement. Jenny Packwood told the Holmes report the team handled the equivalent of half its annual press calls in 1 week. एक हफ्ते में जो साल भर में उनको प्रेस के कॉल आते थे, उस एक हफ्ते में उनको इतने कॉल अटेंड करने पड़े, 50% ऑफ दैट. द ऑफेंसिव कल्मिनेटेड इन अ नेशनल न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग कैंपेन as the restaurant slowly reopened. Within hours of the initial problems coming to light, customers knew exactly, क्या दिया पढ़ो, within hours of the initial problems coming to light, customers knew exactly what had gone wrong, how it was being resolved, and importantly, when it would be fixed. He says, not only did KFC recognize mistakes had clearly been made, but they also used that to their advantage by injecting their own sense of humor and keeping the language straightforward, clear and to the point. मतलब क्या? जैसे ही चिकन का शॉर्टेज आया, लोगों में गलत फहमी ना फैले, बिकॉज क्या होता है, कॉम्पिटिटर कैन टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ इट, इनके चिकन में प्रॉब्लम है इसलिए चिकन बंद हो गया, एनीथिंग,
तो इन्होंने तुरंत मैसेज सोशल मीडिया पर दे दिया कि भैया हमारे डिलीवरी पार्टनर के साथ हमारा कुछ हिकअप्स हुआ है, हमने नया डिलीवरी पार्टनर अपॉइंट किया है, जैसे नया डिलीवरी पार्टनर का सब कुछ सप्लाई चेन मैनेजमेंट फिक्स होगा तो हमारे शॉप्स फिर से रीओपन होंगे। तो लोगों को एग्जैक्ट रीजन क्यों शॉर्टेज था और कब रीओपन होगा वो पता था, क्लैरिटी थी, तो जिससे कंपनी के बारे में रूमर फैलने से बच गया और उन्होंने उस सिचुएशन को ह्यूमरसली, मतलब एक प्रॉपर ह्यूमर डालते हुए उसको हैंडल किया। तो व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, जो उन्होंने दिया है, एक सेकंड, हम इसको हमारे जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स है ना उसके कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं। जो फर्स्ट था फेलियर टू इश्यू एन इमीडिएट स्टेटमेंट, यहां पर क्या हुआ, इमीडिएट स्टेटमेंट इशू हुआ एंड डिस्क्लोजर इज द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी, डिस्क्लोजर हुआ। तो मैं कैन से फेसबुक के एग्जैक्टली अपोजिट केएफसी का क्या था, रिएक्शन था, जो फेसबुक ने फेल किया था ये उन्होंने फॉलो किया था। तो ये जो हमारे फर्स्ट 2 पॉइंट्स थे ना वही केएफसी के फेवर में आते हैं। केएफसी फॉलो दैट, दे मेड एन इमीडिएट स्टेटमेंट एंड दे गिव प्रॉपर डिस्क्लोजर्स एंड इफेक्टिव स्ट्रेटेजी। क्लियर है, इसलिए वो एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड नहीं हुआ वहां पर। बढ़ू में आगे, निसान्स बॉस गेट अरेस्टेड, निसान कंपनी है ना, even by Japan's storied standards of corporate malfeasance, the scandal at Nissan Motor deserves special mention, combining as it does financial wrongdoing, political intrigue, and hubris to almost unparalleled effect. Now relegated to a tiny cell in Tokyo, former Nissan chairman Carlos Ghosn sits at the heart of the affair, arrested and charged with understating his compensation by more than $80 million over 8 years, and causing Nissan to make payments to the company of a Saudi Arabian फ्रेंड। आपको याद है क्या हमने डिस्कस किया था, घोस्ट एम्प्लॉइज या फिर फेक पेमेंट्स कराने का लगा कंपनी को। यहां पर उस क्या किया मैनेजर ने, निसान चेयरमैन ने अपनी सैलरी को $80 मिलियन से अगले मतलब 8 सालों तक $80 मिलियन से अंडरस्टेट करते रहा और पेमेंट किसको करता रहा, उसके सऊदी अरेबियन फ्रेंड, कंपनी टू सऊदी अरेबियन फ्रेंड को पेमेंट करके, पेमेंट इसको आता था ना, मतलब रूट होके आ रहा ना। तो हम कहते ना ये क्या वो फेक पेमेंट हुआ ना, ये जो उसका फ्रेंड था सऊदी अरेबियन, उसकी कंपनी सऊदी अरेबिया की कंपनी थी, उनको पेमेंट किया ऐसा दिखाता था और ये पेमेंट एक्चुअली उसका सैलरी था। अरे बोलो ना, तो ये हम कहते हैं हमारे इसमें क्या क्राइसिस मैनेजमेंट सिचुएशन में नहीं आएगा, इसके अंदर हम कहते हैं ये प्रॉपर डिस्क्लोजर्स के अंदर आएगा। डिस्क्लोजर्स नहीं किया ना प्रॉपरली तो डिस्क्लोजर पॉइंट में आएगा। इसमें कोई मॉरल हमको नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने वो अगेन इंक्लूड नहीं किया वहां पर पॉइंट में, सिर्फ वी अंडरस्टैंड कि उन्होंने क्या किया था। कोको कोला पीआर, सो जब भी आपको केस स्टडीज लिखनी है ना, अभी तक हमने 6 देखी, ध्यान रखना। इसमें से नंबर 1 फेसबुक इंपॉर्टेंट है, वी कैन से केएफसी इंपॉर्टेंट है, फेसबुक केस, फेसबुक केएफसी। आपको थोड़ा फन पार्ट के लिए आप वो ले सकते हो लॉकहीड मार्टिन का और H&M का, दोनों फनी है ना। केएफसी, निसान को इग्नोर करो। अभी कोको कोला का अगेन बहुत इंटरेस्टिंग है, पीआर क्राइसिस मैनेजमेंट। यहाँ पे भी एम्प्लॉय ने बहुत कुछ गफला किया था, पढ़ते हैं क्या दिया। कंपनी केम अंडर अ स्टॉर्म ऑफ criticism after the New York Times charged that Coca-Cola was funding obesity research that attempted to disprove the link between obesity and diet and shift the problem to lack of exercise. What do you mean to say? I don't know कितने लोगों को पता है ये हकीकत है। कभी मौका मिले तो लेक्चर के बाद, अभी नहीं। गूगल पे डालना कोका-कोला एडवर्टाइजमेंट ऑन ओबेसिटी। ये इंसिडेंस के बाद मुझे याद है कोका-कोला ने लगभग 2.5 से 3 मिनट का एडवर्टाइजमेंट किया है, वीडियो एडवर्टाइजमेंट प्रॉपरली। यूएस में 1 सेकंड ऐड का डॉलर्स लगता है, लाखों डॉलर्स। 2.5 से 3 मिनट का ऐड यूएस में किया, एंटायर यूएस, लोगों को ये बताने के लिए कि कोका-कोला मत पियो, मत पियो। कंपनी को ये एडवर्टाइजमेंट कंपनी ने अपने एथिकल वैल्यूज को समझते हुए किया, बिकॉज ये उनके खिलाफ जा रहा था। मत पियो, कोका-कोला कितना हार्मफुल है, कोका-कोला से कैसे ओबेसिटी बढ़ता है, कोका-कोला से कैसे अलग बीमारी हो सकती है, ये एडवर्टाइजमेंट उन्होंने 2.5 मिनट तक किया है। और उसके बाद एंड में आधे मिनट तक उन्होंने ये बताया है कि ये बीमारियां, ये इस तरह के कोका-कोला से आपको ना हो, इसलिए कोका-कोला अब नया रिसर्च कर रहा है जिसमें कोका-कोला आपको 100% हाइजीनिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है। एक तीर में 2 निशाने।
एक तो आप मत पियो, आप मुझे बोलो सिगरेट के पैकेट पे लिखा था मत पियो, पीते ही लोग। तो ऐसा करके एडवर्टाइजमेंट की मत पियो, उन्होंने इनडायरेक्टली लोगों को बताया मत पियो, बट एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी बताया कि कोकोला एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला जो ऑर्गेनिक है और हाइजीनिक है, जिससे अपने आप अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन स्टार्ट कर दी, क्योंकि जिसको पीना है वो वैसे ही पीता है। जनरली बुरी आदतें जिसको पता होती है, जिसको लगी है, उसको पता होता है उसके साइड इम्पैक्ट क्या, बट फिर भी उससे वो छूटता नहीं है। रीजन बीइंग वो उसको शॉर्ट टर्म गेन के लिए लेता है। ध्यान रखना, जिसको भी बुरी आदत लगी है, मान लो स्मोकिंग को या ड्रिंकिंग को, ही ऑलवेज सीज दैट फ्रॉम शॉर्ट टर्म गेन। यार अभी रिलैक्स हो रहना, जहाँ बाद में देखेंगे। आई नो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स रिलेटिव्स जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसकी इस तरह से कॉन्सिक्वेंसेस फेस करते हैं। वन ऑफ माई क्लोज्ड पर्सन आई नो, उनकी 2 बेटियां हैं एंड ही हैड अ ड्रिंकिंग हैबिट, एंड नाउ एक ऐसे स्टेज पर है कि लड़कियों की शादी भी पेंडिंग है और ही इज़ ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम हिज हेल्थ एंड फेसिंग लॉट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस एंड सिचुएशंस। तो व्हाट हैपन्स, इनिशियली अपने यंगर एज में उन्होंने इन चीज़ों को इग्नोर किया, उसका एड ऑन होते होते लाइफ में एक ऐसा इंपैक्ट आ गया, नाउ ही हैज मेड टू थिंक ट्वाइस हाउ टू लिव हिज लाइफ। व्हाट आई मीन टू से इज दैट ये जो बता रहे कोकोला के क्राइसिस सिचुएशन में, वहां पर उन्होंने क्या किया है, कंपनी ने ऐसे, ये हम डिस्कस करें इस स्टेटमेंट को, कंपनी ने पहले ऐसे रिसर्च ऑर्गेनाइज को क्या किया, पैसा दिया, फंड किया कि वो ये बताए कि यूएस के वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ओबेस पीपल यूएस में है। आपको पता है सबसे ज्यादा मोटे पीपल, ओबेसिटी सबसे ज्यादा मोटे पीपल यूएस में है, यूएस यूके वर्ल्ड में। तो ये इसलिए उनको फंडिंग किया कि आप ये रिसर्च के थ्रू साबित करो कि ओबेसिटी का मेन कारण यूएस के लोगों का क्या है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, ना कि कोको कोला। बिकॉज यूएस में लोग पिज्जा, बर्गर और कोको कोला, उनके लिए सुबह ब्रेकफास्ट से लेकर रात में डिनर तक वही होता है। किसी भी होटल, किसी भी रेस्टोरेंट में आप जाओ, वहां पर आपको बर्गर, पिज्जा खाते हुए और कोक पीते हुए लोग मिलेंगे। तो उनको ये प्रूव करना था कि कोकोला उनके ओबेसिटी का कारण नहीं है। ये उन्होंने पहले फंडिंग कैसे किया कि आप बताओ कि हमारे वजह से ओबेसिटी नहीं हो रहा है। आगे द आर्टिकल सेज कोकोला डेस्परेट टू हॉल्ट स्लाइडिंग सेल्स, उनके सेल्स को रोकने के लिए उन्होंने ऐसा किया था, कम हो रहे थे। फाइनेंस द नॉन प्रॉफिट ग्लोबल एनर्जी बैलेंस नेटवर्क, उन्होंने इस एनजीओ को क्या किया, एनपीओ को फाइनेंस किया था। Critics call it a front group created to espouse misinformation and deflect the role of soft drinks in the spread of obesity and type 2 diabetes. जो सॉफ्ट ड्रिंक से होता है, शुरू में उन्होंने ऐसा किया, फिर आगे देखो। Corporations under fire can look to Kent's op editorial for guidance when responding to attacks and considering apologies. Kane outlines the company's response and admits the company's misstep while not exactly apologizing. In his opinion, Coca-Cola, we will do better. In a matter of fact tone, Kent takes the accusations head on, acknowledging the accusation that it has deceived the public about its support for scientific research. जब ये गलती वो कर रहे, कोकोला इस तरह का फंडिंग कर रहे, ये पता चला और ये न्यूज़ बाहर आ गई ना। सी, जब तक वो फंड कर रहे थे, जब तक वो पैसा दे रहे थे उस एनजीओ को कि आप इस तरह का प्रमोशन करो कि ओबेसिटी का के कारण लैक ऑफ एक्सरसाइज है, ना कि कोकोला, तब तक जब तक ये हिडन था तो ठीक था। बट जैसे ही न्यूज़ बाहर आ गई कि इस तरह का फंडिंग हो रहा है, पब्लिक में ऐसा आ गया कि कोकोला, ये सामने आ गया ना, पर्दाफाश हो गया। तो अब जो कोकोला के वो जो ओनर, मतलब चेयरमैन थे उस वक्त कैंट, उन्होंने इस गलती को और ढकने की जगह इसको क्या किया, एग्जैक्टली रिवर्स वे में उन्होंने एक्नॉलेज किया। क्या क्या ये मैं बता रहा हूँ, 2.5 मिनट तक एडवर्टाइजमेंट दिया, कोला मत पियो। देखो आगे, Kane takes the accusations head on, acknowledging, accepting the accusations that it has deceived the public about its support for scientific research. I hope you're getting it.
विक्रम क्या कर रहे थे? माइक क्यों नहीं चल रहा? तो वी वर डिस्कसिंग कि he offends the companies, sorry, he defends the company by saying it is attempting to tackle the global obesity epidemic and has always has good intentions. तो उन्होंने क्या किया, पहले एक्सेप्ट किया कि कंपनी क्या कर रही है, पब्लिक को डिसीव कर रही थी, किसके थ्रू, रिसर्च के थ्रू ये साबित करने के लिए. नंबर 2, उन्होंने अपने कंपनी को डिफेंड किया, इट इज अटेम्प्टिंग टू टैकल द ग्लोबल ओबेसिटी एपिडेमिक. वर्ल्ड वाइड ग्लोबल ओबेसिटी रोकने के लिए उनकी कंपनी के अच्छे इंटेंशन है, ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया, जिसका मैंने आपको कहा 2.5 मिनट का उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया. और आप कभी भी मौका मिले तो जरूर देखना, एडवर्टाइजमेंट अभी भी है गूगल पे. न्यू स्ट्रेटेजी. Kent also admits the company strategy is not working. I'm disappointed that some actions we have taken to fund scientific research and health and well-being programs have served only to create more confusion and mistrust, he writes. He explains how the company will act going forward. गलती मानी और फिर आगे क्या? He explains how the company will act going forward. First, he says it will act even with more transparency. The company will publish a list of health and well-being partnerships and research activities it has funded in the past 5 years on its website and will update the list every 6 months. तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, जिसको जिसको उन्होंने पिछले कितने 5 सालों में फंडिंग किया है उनकी लिस्ट वेबसाइट पर डालेंगे, हर 6 महीने में अपडेट करेंगे. पहले स्टेप वो. कंपनी विल कंटिन्यू इट्स एफर्ट्स टू प्रोवाइड हेल्दी ऑप्शंस, हेल्दी ऑर्गेनिक एंड हेल्दी प्रोडक्ट्स, जो मैंने आपको कहा ना. ही सेज सच एज वाटर्स, लो कैलोरी एंड लो शुगर ड्रिंक्स. आपको पता है कि डाइट फ्री, लो कैलोरी, आजकल आता है ना डाइट कोक, लो कैलोरी एंड लो शुगर ड्रिंक्स, डाइट सोडा एंड जीरो कैलोरी ड्रिंक्स. At same time, he inserts a sales plug by referring to Coca-Cola's wide range of beverage options. मतलब एक साइड में आप बता रहे हो कि भैया हम क्या गलती कर रहे हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं, हम ये वादा करते हैं कि हम हेल्दी ऑप्शंस देंगे, और ऐसा कह के उन्होंने अपने आप सेल्स को बढ़ाने की कोशिश की अलग अलग ऑप्शन देकर. ओपिनियन स्ट्रेसेस द कंपनीज कमिटमेंट टू फाइटिंग ओबेसिटी. वी वांट टू गेट फोकस्ड ऑन रियल चेंज एंड वी हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी अहेड ऑफ अस. He says we are determined to get this right. मतलब आप समझ, let me complete, we'll discuss. बहुत इंटरेस्टिंग उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया. अभी तक के इसमें से मैं आपको बता रहा हूँ what he tried to do was, जब ये न्यूज़ बाहर आई कि उनकी कंपनी ने रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को पैसा दिया है ये बताने के लिए ओबेसिटी का कारण लैक ऑफ एक्सरसाइज है, ना कि कोक, बाहर आते ही उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया कि हमसे गलती हो गई है, जो हमने किया है वो गलत किया है, बट हमारी कंपनी के इंटेंशंस हर बार ओबेसिटी के खिलाफ फाइट करना था. इसलिए हमारी कंपनी ओबेसिटी को रोकने के लिए, जो ग्लोबल एपिडेमिक बन चुका है, जो पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है, इसलिए हमारी कंपनी पूरे वर्ल्ड में ऐसे प्रोडक्ट्स ला रही है जो ओबेसिटी को रोकने के लिए हेल्प करे. ये उन्होंने किया. मार्क ब्रैकविच, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अटलांटा बेस्ड द वाइब्रेंट ग्रुप, सेज Kent successfully filled the 3 O's of crisis management, जो आपकी नोट्स में वहां पर दिए ना, own up to it, out front and outside. ये 3 O's हमें देखने हैं. मतलब केंट ने बड़े ही चतुराई से वो तीनों O's क्राइसिस मैनेजमेंट के फिल किए. क्या थे? own up to it मतलब क्या? एक्नॉलेज किया. assuming responsibility at some level usually helps the corporate reputation over the long run. इसका एग्जांपल आपको देता हूं. आप कितने स्टूडेंट, मुझे नहीं पता, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को जानते हैं, दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है, लगभग सब जानते होंगे. जब पहली बार दिल्ली में इलेक्शंस हुए थे, उनकी पार्टी को कुछ 37 सीट्स मिले थे आउट ऑफ 70 या कुछ 80. उनको मेजोरिटी के लिए कुछ 4-5 सीट चाहिए, तो उन्होंने कांग्रेस का सपोर्ट लेके गवर्नमेंट फॉर्म की थी. 49 डेज तक उनकी सरकार चली, 49 डेज तक, और उसके बाद कांग्रेस ने उनका सपोर्ट निकाल लिया, सरकार गिर गई. अरविंद केजरीवाल उसके 2014, ये 2013 की बात है, 2014 में जब लोकसभा के इलेक्शंस हुए तो अरविंद केजरीवाल बनारस, जहां पे मोदी जी खड़े, वहां से खड़े हुए मोदी जी के विरोध में, समझे आप सब लोग, और मोदी जी के खिलाफ वो खड़े रहने के लिए जब वहां पर गए, तो दिल्ली में उस वक्त गवर्नर रूल था. गवर्नर रूल जो 49 डेज में सरकार गिरी थी, उसका मेन रीजन था कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया था चीफ मिनिस्टरशिप का. ये कहते हैं क्योंकि उनको वहां पे बनारस में मोदी जी के खिलाफ लड़ना था.
मैं जो बोलो समझ रहे सब लोग। उनको नेशनल लीडर बनना था तुरंत। जब दिल्ली के लोगों ने इसको बहुत अड़े हाथों लेते हुए गुस्सा दिखाया, तो अरविंद केजरीवाल ने सेकेंड टाइम, जब गवर्नर रूल दिल्ली से हट गया और वापस इलेक्शंस अनाउंस किए गए, अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले क्या किया, वो दिल्ली की जनता के सामने जब गए पहली बार, फर्स्ट मीटिंग में उन्होंने दिल्ली की जनता के सामने हाथ जोड़े और बोला कि लास्ट टाइम आपने हमको जिताया था, बट फिर भी मैंने 49 डेज के बाद मैंने खुद होकर इस्तीफा दिया था, उसके लिए मैं आपकी माफ़ी मांगता हूँ, मैं अपनी गलती स्वीकारता हूँ, आपने मुझे जिताया था बट फिर भी मैंने इस्तीफा दिया था जो देना नहीं चाहिए था, मैं अपनी गलती स्वीकारता हूँ और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आप अगर एक बार हमें फिर से जिताओगे तो इस बार मैं गलती नहीं करूँगा, आप जो बोलोगे वो मैं सजा भुगतने के लिए रेडी हूँ। उन्होंने क्या किया, दिल्ली की जनता का पहले कॉन्फिडेंस जीता और रेस्ट इज हिस्ट्री। 70 में से 80 में से लगभग 67 68 सीट्स उनके हैं, मतलब 2-3 सीट सिर्फ अपोजिट पार्टी को। सुपड़ा साहब, कोई भी अपोजिशन पार्टी में है ही नहीं कोई अपोजिशन कैंडिडेट कहने का, हालांकि अब क्या होगा और उसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, बट जिस तरह से उन्होंने क्या किया था, ओन अप टू इट, अपनी गलती स्वीकारी थी। एक बड़े लीडर की वो खासियत होती है कि अगर उससे कोई गलती हो तो उसे स्वीकार करे, ओन अप टू इट। नंबर 1, ये मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान रखना, कितनी भी आप बड़े क्यों ना बन जाओ, अगर आपसे कोई गलती हो जाए, इट्स नथिंग रॉन्ग इन एक्सेप्टिंग दैट, ओके आई हैव मेड अ मिस्टेक, आई एक्नॉलेज इट। नंबर 1। आगे, गेट द सीईओ आउट फ्रंट। गेट द सीईओ आउट फ्रंट, उसे बाहर निकालो। आउट फ्रंट मतलब क्या, सुनो, आउट फ्रंट मतलब उसे सामने लेके आओ। आउट फ्रंट, गेट द सीईओ आउट फ्रंट, उसे सामने लेके आओ। द सीईओ इज द बेस्ट स्पोक्सपर्सन फॉर द कॉर्पोरेशन। मोस्ट पीआर डिजास्टर्स हैपन व्हेन कंपनीज शील्ड द सीईओ, मतलब उसको छुपाते, और द सीईओ अपीयर्स टू हैव लिटिल इंटरेस्ट इन द प्रॉब्लम। तो सेकंड कैंड ने क्या किया, ही वाज द सीईओ, पब्लिक में जनता के सामने आ गए, मीडिया के सामने आ गए, तो गेट द सीईओ आउट फ्रंट। तो ओन अप टू इट के बाद क्या है, आउट फ्रंट। तो जो है ना, आउट फ्रंट के उधर लिखो डैश करके, दैट इज गेट द सीईओ हु इज द बेस्ट स्पोक्सपर्सन who is the best spokesperson for the company in front of media. तो पहली गलती, पहला स्टेप, ओन अप टू इट, अपनी गलती क्या करो, एक्सेप्ट करो। सेकंड, उसे मीडिया में सबके सामने लेके आओ। थर्ड क्या दिया, मेक एन आउटसाइज्ड, क्या दिया स्क्रीन पर पढ़ो, मेक एन आउटसाइज्ड रिस्पॉन्स। देखो आउटसाइज्ड रिस्पॉन्स मतलब जितना जरूरी हो, आउटसाइज्ड, जितने लोगों तक पहुंचना चाहिए उतना ही रिस्पॉन्स, ओवर रिएक्शन नहीं। आउटसाइज मतलब जितना जरूरी हो उतना रिस्पॉन्स। क्या दिया, ओवर रिएक्शन इज प्रेफरेबल टू स्मॉल मेजर्स और इग्नोरिंग द क्रिटिक्स। Kent directs the president of Coca-Cola North America to create an oversight committee of independent experts to provide governance on companies' investments in academic research and engage experts to explore opportunities for research and health initiatives. Please understand, make an outsized response में उन्होंने क्या किया, Kent directs the president of Coca-Cola North America to create an oversight committee of independent experts. मीडिया में आया, हाँ हमसे गलती हुई है, मैं हमारे नॉर्थ अमेरिका के जो कोकोला के प्रेसिडेंट है उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी फॉर्म कर रहा हूं जो हमें इस बात का लेकर भरोसा दिलाए कि कंपनी ने अपना एकेडमिक रिसर्च और कौन से एक्सपर्ट्स को अपॉइंट किया है और कंपनी किस तरह से रिसर्च एंड हेल्थ इनिशिएटिव्स लेके आए, लोगों के ओबेसिटी को रोकने के लिए कैसे नए नए कदम ला सकते हैं, इसके लिए हमने एक कमेटी भी फॉर्म कर ली। मैंने लोगों को भरोसा दिलाया कि जिसका इल्जाम कंपनी पर लगा था उस इल्जाम के अगेंस्ट कंपनी अब काम कर रही है। मैं जो बोल रहा हूं समझ रहे हैं सबको। Brekovic says he gives Kent an A for using the 3 O's. A मतलब A star, A remark. Bottom line, Coca-Cola's response to accusations that it financed a front group to protect its interests at the expense of public health is a case study in PR crisis management. As opined by Coca-Cola CEO Muhtar Kent, epitomizes a corporate response that contains the essential elements of effective corporate PR crisis management. So what we understand from this, किसी भी कॉर्पोरेट क्राइसिस मैनेजमेंट में 3 ओज होते हैं।
ओन अप टू इट, आउट फ्रंट में लेके आओ सीईओ को एंड मेक एन आउटसाइज्ड रिस्पॉन्स। तो वो जो आउटसाइज स्टेटमेंट है ना, आउटसाइज्ड, उसके आगे लिखो आप डैश करके, इशू response so as to stop criticism and ignore the critics। यू अंडरस्टैंड दिस? अगर कोई, जैसे कि से अगर कोई एक्टर है, अभी हुआ है ना रिसेंटली, वेरी गुड, कौन? रणवीर सिंह का क्या हुआ मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ रणवीर सिंह का? अच्छा, वो अक्षय कुमार के साथ हो ना अभी रिसेंटली, वो जो बिमल प्रोडक्ट है बोलो जुबा केसरी, उसमें सलमान खान और शाहरुख खान ऑलरेडी ब्रांड एम्बेसडर्स थे। अक्षय कुमार का जो रेपुटेशन है वो इंडियन जनता के सामने एक ऐसा एक्टर कहते हुए कि जो एक फाइटर है और जो लोगों के भलाई के लिए काम करता है, जो लोगों की हेल्प करता है, ऐसा था। और अक्षय कुमार खुद ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स को एंडोर्स करते थे जो कि स्मोकिंग के अगेंस्ट है, टोबैको के अगेंस्ट है, और लोगों को ट्विटर पे ऐसे मैसेज भी देते थे कि आपने ऐसा नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह। और जब उन्होंने जुबा केसरी का ऐड किया तो उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर सारे लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि एक तरफ आप कहते हो कि आपने धूम्रपान नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और आप खुद बोल रहे हो जुबा केसरी। इमीडिएटली इन 24 आवर्स में अक्षय कुमार ने अपना स्टेटमेंट ट्विटर पे डाला कि जो हुआ है वो मेरे से गलती हुई है, मैं उस गलती को एक्सेप्ट करता हूं, और हम मेरे जितने भी लॉयल चाहने वाले हैं उन सबको ये भरोसा दिलाता हूं कि अब ये एडवर्टाइजमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट है, जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट है तब तक ये ऐड रन होगा, और इससे मिलने वाला जो भी पैसा है वो मैं सारा की सारा पैसा चैरिटी में यूज करूंगा, चैरिटी में यूज करूंगा। ये उन्होंने पूरा स्टेटमेंट दिया, ओन अप टू इट, आउटसाइज एंड आउट फ्रंट एंड आउटसाइज। परफेक्ट एग्जाम्पल अक्षय कुमार का। रणवीर सिंह का एग्जांपल देने के लिए अभी अगली बैच में दूंगा मैं। वो पढ़ने की जरूरत नहीं, आप जैसे चाहने वाले होते वो बता देते। ठीक है, बढ़े आगे। गधे, थोड़ा सा ही घुमा उसको, थोड़ा घुमा, हाँ बस। वो बच्चों को पंखा दिखेगा उसमें, अभी अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है ना? थोड़ा और पंखा हिला, हिला नीचे से, ऊपर से मत हिला, नीचे से हिला सिर्फ। ये नीचे का लाइन क्या आ रहा है? आ रहा था ना पहले से, हाँ ठीक है भाई, बस बस बस, बाकी सब ऑल इज वेल। रुक रुक, थोड़ा बहुत तो देखो, थोड़ा बहुत तो ऑनलाइन वालों को उतना तो चलना चाहिए। क्यों रे भाई, व्हाट्सएप करो कुछ डाउट है तो। ऑनलाइन वाले बच्चे बोलेंगे ये क्या है, हमने भी पैसे भरे। ऑनलाइन वाले बच्चों का एक होता है, वी हैव पेड फॉर इट। होता है ना, आप देखो कभी, पैसे भरे हमने भी, ऐसे कैसे, ये गलत है भाई, माफ करो, गलती है, इंसान से होती है। यहाँ पे विक्रम और भावेश जो भी होगा ये दोनों जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। इनका नंबर में डाल दूंगा, आप इनको पकड़ो। बढ़ते आगे, कितने हुए केस स्टडीज? 7। और हमारे जो क्राइसिस केस स्टडीज मैनेजमेंट के थे उसमें से 7 में से 6 पॉइंट्स हो गए। यूनाइटेड एयरलाइंस PR क्राइसिस। The conflict occurred in the United Airlines flight number 3411, which departed from Chicago to Louisville on April 9, 2017. Before passengers began boarding, it was announced that the flight was overbooked. 2 days पहले flight was overbooked.
ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है. यूनाइटेड नीडेड टू पुट देयर एम्प्लॉयज ऑन दिस प्लेन. कंपनी को अपने कुछ एम्प्लॉयज को प्लेन के अंदर भेजना था, तो फ्लाइट में लोग बैठे, उससे पहले क्या अनाउंसमेंट हो गया, फ्लाइट ओवर बुक्ड हो गया, मतलब सीट है 200 तो 250 बुकिंग हो गई, और उनको कुछ एम्प्लॉयज को अपने भेजना था. So they asked for volunteers to give up their seat in exchange for $400, a free hotel room and a ticket for the flight on the next day. बोला जो भी आदमी अपना सीट छोड़ देगा उसको हम $400 देंगे, अगले दिन का टिकट देंगे और आज के होटल का स्टे देंगे. No one volunteered. सबको जाना था, किसी ने वॉलंटियर नहीं किया. When boarding was complete, it was announced that 4 passengers had to leave the plane. जब किसी ने वॉलंटियर नहीं किया तो इन्होंने अनाउंसमेंट किया था 4 पैसेंजर को छोड़ना पड़ेगा प्लेन, ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया तुरंत. अगेन नो वन वॉलंटियर्ड, सो द कंपनी डिसाइडेड टू चूज पैसेंजर्स रैंडमली. समझ रहे हैं, जब बोर्डिंग कंप्लीट हो गया तो 4 लोगों को छोड़ना पड़ेगा ऐसे बोला. जब कोई सामने नहीं आया तो उन्होंने रैंडमली चूज किया, 1 2 3 4, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो. 2 of the passengers left, जिनको चूज किया था वो हट गए, and 1 refused. The one who remained said that he was a doctor and he needed to go to his patients. वो कहा मैं नहीं जाऊंगा, मुझे अपने पेशेंट के पास जाना है, मैं नहीं जाऊंगा. When he refused to leave the plane, he was forcefully dragged from his seat and was struck in the process. खींचा उसको, देखो कब नहीं आएगा हो रहा है, उसको खींचा. The crisis started when a cell phone video recording of the incident was published on social media. जनता तमाशा देखती है. अब देखो जितने भी ऐसे इंसिडेंट तुरंत व्हाट्सएप, किस डाला, मैंने भेजा. लोगों को दूसरे का मजा देखने में बहुत आता है. मैंने किया तो शूट, आए मार थप्पड़ उसको, हेल्प करने के उसको शूट कर रहे हैं. बट लोग होते ना ऐसे, हाँ आग लगी तो और घी डाल रहे उसमें. अब देखो ना रास्ते पे जितने भी ये हादसे होते हैं, इंसिडेंट होते हैं, ये होते हैं, लोग उसको हेल्प करने की जगह वीडियो शूट करते तुरंत. और फिर हम देखते वो कैमरा के अंदर आया तो ठीक है, बट वीडियो शूटिंग कर दे ऐसे. अभी वो यूक्रेन और रशिया वॉर में भी कितने लोगों ने वहाँ पर यूक्रेन के सिटीजन्स वहाँ पे शूटिंग करे, वीडियो शूटिंग. अपने देश में वॉर चल रहा है, वीडियो शूटिंग करके वीडियो डाल रहे हैं लोगों को कि देखो ऐसा हो रहा है. एनीवेज, हाउ द क्राइसिस वाज मैनेज्ड. व्हेन यूनाइटेड रियलाइज्ड दैट दे कुडंट गेट आउट ऑफ द स्कैंडल, उनको पता चला कि अब ये बाहर न्यूज आ गई है. द CEO Oscar Munoz commented on the situation. He apologized for having to re-accommodate the customer. The statement of CEO Oscar Munoz is as under. This is an upsetting event to all of us here at United. I apologize for having to re-accommodate these customers. Our team is moving with a sense of urgency to work with the authorities and conduct our own detailed review of what happened. क्या करने की कोशिश की, सुनो. CEO सामने आया, own up to it, upfront and outside में हमारी कमिटी है जो रिव्यू कर रही है, समझ रहे ना. We are also reaching out to this passenger to talk directly to him and further address and resolve this situation. This statement provoked a new wave of crisis. जब उनका स्टेटमेंट आया, देखो कैसे United social media audience accused him of being disrespectful and of misidentifying the cause of the problem. Instead of apologizing for forcing the passenger to deplane, Munoz apologized for his inconvenience. कि भैया आपको इनकन्वीनियंस हुआ, भैया आपने उसको प्लेन से बाहर फेंका, वो बोलने की जगह इनकन्वीनियंस के लिए हम अपोलोजाइज कर रहे हैं, ऐसा कहा. द कंपनीज सोशल मीडिया ऑडियंस वाज इंडिग्नेंट. They satirized the situation, created memes and GIFs and made jokes. What's more, United lost more than $800 million in revenue. United wasn't able to manage the crisis by themselves and they had to hire a professional crisis management team. Take away from the case. In United's case, the CEO apologized, but his words caused even more indignation than before. Why was that? The instance that occurred on the plane was quite traumatic to those that witnessed it personally and those that saw it on video. It deserved a heartfelt response, but the tweet showed a lack of understanding and accountability. In United's case, the CEO's apology sounded as if it did not actually care and their audience immediately felt it. मतलब जब तुम own up to it करते हो और out front में आते हो, हाँ जो कुछ भी हुआ वो हमसे गलती हुई, बट ठीक है कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज कर लेंगे. भाई क्या है ये, तो गलती हो रही है हम मैनेज कर लेंगे. जैसे अभी रणबीर कपूर का रिस्पॉन्स आता है, हाँ ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, गलती हो गई मैं कर लूँगा, तो इट विल नॉट बी अ रिस्पॉन्स ना. तो व्हाट दे से,
CEO's apology sounded as if he did not actually care and their audience immediately felt it. Online apologies have to be carefully crafted. जो अक्षय कुमार के केस में हुआ है, he crafted it beautifully. उनके ऑनलाइन apology. क्या हुआ कपिल शर्मा का? हाँ वो ठीक है ना, हाँ वो पता है मुझे, उसका अलग रीजन था, वो बीजेपी के खिलाफ उन्होंने कुछ तो स्टेटमेंट दिया था. अच्छा वो रीज़न मुझे नहीं पता कपिल शर्मा. अच्छा ठीक है स्टूडेंट्स, ये विक्रम यहाँ पर थोड़ा सा भावुक हो गया तो इसलिए वो कपिल शर्मा के बारे में कुछ बोल रहा था. आपको अगर नहीं समझाओ तो थोड़ा इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कुछ बोला नहीं यहाँ पे. ऑनलाइन अपोलॉजीज हैव टू बी केयरफुली क्राफ्टेड. नहीं बट तुमने जो सोचा वो सही डायरेक्शन में सोचा है, सोच सही है. द ओनली थिंग इज दैट अभी हमको आगे बढ़ना है. थिंक ऑफ द इमोशंस दैट नीडेड टू बी एड्रेस्ड and consider your words carefully. How could this be offensive? An apology should not sound like a press release. When a brand makes a mistake, they need to own up to it and let the public know they are going to address it and ensure it never happens again. Oh, एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट आया था BMW का, आपने वो देखा आई डोंट नो. BMW कंपनी ने एक ऐड दिया था मर्सिडीज कंपनी को 100 साल पूरे नहीं हाँ वही तो वो नहीं मर्सिडीज और BMW का था, जिसमें BMW ने मर्सिडीज को कॉन्ग्रेचुलेट किया था कि कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर हाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर 130 ईयर्स. 130 साल हुए थे मर्सिडीज को. कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर 130 ईयर्स ऑफ इंजीनियरिंग. ऐसा BMW ने मर्सिडीज को कॉन्ग्रेचुलेट किया था एडवर्टाइजमेंट के अंदर. BMW कंपनी कॉम्पिटिव को कॉन्ग्रेचुलेट करी 130 साल, बहुत अच्छी बात है भाई. तो अगले दिन मर्सिडीज ने ऐड दिया थैंक यू फॉर योर विशेस बट द फर्स्ट 30 ईयर्स वेर वेरी बोरिंग. क्योंकि BMW को 100 ही साल हुए थे ना, इनको 130 साल हुए थे, तो इन्होंने क्या बताया थैंक्स फॉर योर विशेस बट द फर्स्ट 30 ईयर्स वेर वेरी बोरिंग. क्योंकि फर्स्ट 30 ईयर्स वन वे था इनका, नो कॉम्पिटिशन. तो मतलब आप जब कोई स्टेटमेंट दे रहे हो मतलब तो उस स्टेटमेंट पर सामने वाला क्या रिएक्शन दे सकता है वो जानना भी बहुत जरूरी है. एडवर्टाइजमेंट आप कर रहे हो तो ये ध्यान देना चाहिए. एनीवेज व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस ऑल क्राइसिस मैनेजमेंट केस स्टडीज इज द 3 O's. ओन अप टू इट. आउट फ्रंट में CEO आना चाहिए जिसने, और आउटसाइज्ड रिस्पॉन्स देना चाहिए उसने, जिससे क्रिटिक्स को रोक दिया जाए और उनको हम कंपनी के खिलाफ और भी कोई बयानबाजी करने का मौका ना मिले. क्लियर है? तो हमारे जो 7th पॉइंट था, ऑनलाइन अपोलॉजीज हैव टू बी केयरफुली क्राफ्टेड एंड शुड नॉट शो अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड अकाउंटेबिलिटी. वी हैव कंप्लीटेड दैट. मैं अगेन बता रहा हूं, क्राइसिस मैनेजमेंट पर जब क्वेश्चन आएगा, केस स्टडीज जो हमने डिस्कस की है वहां पर आपको ये 7 मॉडल्स लिखना बहुत जरूरी है. आप केस स्टडी को जैसे हमने डिस्कस किया आपके ओन वर्ड्स में ड्राफ्ट करो 3-4 लाइन में मैक्सिमम, पूरा स्टोरी देने की जगह. अब मान लो कोको कोला का केस स्टडी आ गया या फिर अभी ये केस स्टडी आ गया किसका, यूनाइटेड एयरलाइंस का, कि कंपनी ने एक कस्टमर को प्लेन से फोर्सफुली निकाला और उसके बाद CEO ने स्टेटमेंट दिया कि इनकन्वीनियंस के लिए हम माफी मांगते. इंस्टेड ऑफ अपोलोगाइजिंग फॉर द फोर्स दे हैव डन, उन्हें इनकन्वीनियंस कहा, तो आप उस तरह से उसे प्रेजेंट करो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द एंटायर स्टोरी. 2-3 लाइन में डालो और मेन फोकस करना कि ऑनलाइन अपोलॉजीज हैव टू बी केयरफुली क्राफ्टेड. क्लियर है सबको? वी हैव कंप्लीटेड दैट पार्ट फाइनली. हाँ बोलो. हाँ मेरे पास कौन सा मॉड्यूल है? मेरे पास तो लेटेस्ट मॉड्यूल है और भी लेटेस्ट हुआ. मतलब ये तो डिसाइड हो गया इतना. हाँ उसी में ना एकेडमिक पोर्टल में आना पड़ता है ना.
किधर? ये एकेडमिक पोर्टल। अरे उसमें भी क्लिक किया तो आना चाहिए ना। अरे इस पे भी क्लिक तो आता है। अरे बट इधर दिखाना पड़ेगा मेरे को। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। एकेडमिक पोर्टल। ऐसे कैसे हो रहा है? आईसीएस है। अरे अच्छा, मुझे पता ही नहीं था। पेज नंबर क्या है मॉडल का आपका? आई डोंट नो, कुछ तो गलती हो गई फिर। तो जो और एक चिपोटले, चिपोटले ये केस रहा है। फिर मेरे पास ये पुराना मॉडल कैसे आ गया? आई डोंट नो, चेकअप। मैंने तो लेटेस्ट मॉडल डाउनलोड किया था। ठीक है। Chipotle. In July 2015, E. coli outbreaks started for Chipotle and lasted through January 2016. It began in the northwest and spread across dozens of states. The result was an 82% decrease in profits over the course of a year, and Chipotle stock down 15%. 2016 also saw an executive arrested for cocaine possession and 10,000 workers suing the company for unpaid compensation. मतलब क्या हुआ है? ये जो कंपनी है, आउटब्रेक्स स्टार्टेड फॉर चिपोटले एंड लास्टेड थ्रू जनवरी 2016। जुलाई 2015 से लेके जनवरी 2016 के बीच में सारे हादसे के इंसिडेंसेस हुए। चिपोटले क्राइसिस मैनेजमेंट, क्या क्या इंसिडेंसेस हुए? ई कोली आउटब्रेक्स, ई कोली हम आगे देखेंगे क्या है। 82% डिक्रीज इन प्रॉफिट्स हुए, कंपनी का स्टॉक 15% डाउन हुआ, एग्जीक्यूटिव को अरेस्ट किया गया कोकेन के लिए, और 10,000 वर्कर्स ने कंपनी पर अनपेड कॉम्पेंसेशन के लिए मुकदमा दर्ज किया। The Burrito Company's crisis management strategy has been a long and often criticized one. In the midst of 2015 outbreaks, company's CEO Monty Moran spoke at an industry conference for investors, saying, "It's been fueled by the sort of unusual and even unorthodox way the CDC has chosen to announce cases related to the original outbreak in the Northwest." He said, and because the media likes to write sensational headlines, you'll probably see, when somebody sneezes, it's E. coli from Chipotle's for a little bit of time. While truthful as journalists at Fortune pointed out, this is not how you win back the world's confidence. A few days later, Chipotle founder Steve Ellis appeared on the Today Show, apologizing to consumers and promising that procedures were putting in place today are so above industry norm that we are going to be the safest place to eat. It was bold promise and one that made some PR professionals nervous for the already queasy company, but Chipotle stock made a 5% climb after Ellis' speech. In 2017, Moran stepped down as company CEO, a move that was heralded by many. However, finger-pointing, wishy-washy answers and apologies and a lack of company representation at the 125 food safety cases that were settled in 2016 has some feeling that the brand could have done a better, more authentic job of recovering its image. What has happened in this case? ये जो कंपनी है
इस कंपनी का जो पहला वाला सीईओ था मॉन्टी मॉरन, उसकी गलती कंपनी के प्रेसिडेंट ने क्या की, दुरुस्त करने की कोशिश की, जो दिया ना बाद में, इट इज गिवन ओवर देयर। A few days later, company's founder Steve Ellis appeared on Today Show. और जो मॉन्टी मॉरन था, उसने उस क्राइसिस को हैंडल करने की जगह उस क्राइसिस में आग में घी डालने का काम किया। तो उसका अंजाम क्या, उसने क्या बोला कि अगर कहीं पर किसी को छींक भी लगी है, कुछ हुआ है, तो उसका कारण चिपोटले होता है। He tried to express in that way. आजकल उन्होंने क्या, because media likes to write sensational headlines, you'll probably see, when somebody sneezes, it's E. coli from Chipotle for a little bit of time. मतलब उनके प्रोडक्ट को खाने के कारण छींक आई है, ऐसा उनका कहना है। ये उन्होंने मीडिया में कहा, जिसको जर्नलिस्ट लोगों ने पॉजिटिवली नहीं लिया। उन्होंने दिया, while truthful as journalist at Fortune pointed out, this is not how you win back the investors or the world's confidence. इस तरह से आप लोगों का भरोसा नहीं जीत सकते। तो बाद में फाउंडर स्टीव एलिस को आना पड़ा, और जिसमें उन्होंने अपोलोगाइज किया कंज्यूमर्स को एंड प्रॉमिस किया कि द प्रोसेस वेर पुटिंग इन प्लेस टुडे आर अबव इंडस्ट्री नॉर्म्स, और वो कोशिश कर रहे कि उनकी जो कंपनी की प्रोडक्ट्स है वो सेफेस्ट प्लेस टू ईट ऐसा बने। किया कुछ नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट दिया, कंपनी का स्टॉक 5% क्लाइम हो गया। तो उन्होंने वहां पर कहा है, ब्रांड कुड हैव डन अ बेटर मोर ऑथेंटिक जॉब ऑफ रिकवरिंग इट्स इमेज। मतलब आप जब इमेज बिल्डिंग करते हो क्राइसिस मैनेजमेंट के बाद, तो इमेज बिल्डिंग के लिए भी आपने सही कदम उठाने जरूरी है। इमेज बिल्डिंग के लिए इफ यू मेक सम स्टेटमेंट व्हिच हैव गॉट नो मीनिंग, दिस इज गोइंग टू रीन योर इमेज मोर। इससे कोई मॉरल हमें सीखा नहीं, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दैट। ये एडिशनल क्यों ऐड किया, आई डोंट नो क्या सीखा इसमें, नो मॉरल वाज देयर, बट एनीवेज गुड दैट दैट न्यू पॉइंट इज आल्सो डिस्कस्ड। ठीक है, बड़े आगे। लंबी सांस लो, 3 बार लो, रिलीज भी करनी है। लो बोला तो लेके बैठे, रिलीज भी करना है। ऑनलाइन में स्टूडेंट्स भी ले लोगे तो नुकसान नहीं होगा सांस को। कुछ स्टूडेंट है ना, कुछ स्टूडेंट जो क्लास में होते हैं ना, वो इतने, उनके जो रडार सिग्नल्स होते हैं ना, वो ऐसे वर्ड्स को भी कैच कर लेते। हाँ, कान, मतलब सर ने कोई ऐसा वर्ड कहा, उसके क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं, वो तुरंत उनका रडार क्या हो, तुरंत। और कुछ लोग समझते समय बट बोल बनते, पता सब होता है अंदर से क्या चल रहा। मैंने नहीं, मुझे नहीं समझा कुछ, अभिनंदन। ओके, सो लेट अस गो टू D&O पॉलिसी। 15 मिनट देखते, जितना होगा उतना। yes, sir. हर्षल, ज्यादा नहीं, 15 मिनट चलेगा। हर्षल बिजी पर्सन है बाबा। परमिशन लेनी पड़ती ना। अच्छा भाई, बुरा नहीं मान रहे ना प्लीज, वैसे भी फर्क नहीं पड़ता तुझे पता। एक काम करते, D&O पॉलिसी का जो मॉडल का पार्ट है ना, इसमें वी विल कंप्लीट द पार्ट it. Okay, till this एग्जाम्पल तक कंप्लीट करते D&O पॉलिसी, उसका डिस्कशन समझने की कोशिश करते हैं। और फिर आपके नोट्स में जो मैंने D&O पॉलिसी को लेकर डिस्कशन दिया ना, पेज नंबर 146 पर जो दिया ना मीनिंग, 146 पर D&O पॉलिसी दिया ना क्लासरूम नोट्स में, तो वहां पर जो मीनिंग वाला पार्ट है, मीनिंग जो 3 पॉइंट्स में दिया ना मैंने, वो 3 पॉइंट्स का मीनिंग पहले यहां पर समझने की कोशिश करते हैं उतना, जो मॉडल से पढ़ते हैं, और फिर वो 3 पॉइंट देखेंगे। ठीक है, मैंने आपको D&O पॉलिसी के बारे में व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस एंड जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस मैंने डिस्कस किया था। बिफोर वी स्टार्ट,
लेट अस हैव अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी हैड डिस्कस्ड. हमने डिस्कस किया था कि D&O, डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स पॉलिसी, इंश्योरेंस क्यों जरूरी होता है. सी, जैसे प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस या प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस में, एक प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस में कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को अपने प्रोफेशनल के निग्लिजेंस की वजह से होने वाली गलती से जो नुकसान होगा, उस नुकसान की नुकसान भरपाई, कॉम्पेंसेशन से बचाने के लिए इंश्योरेंस निकालती है. प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस में भी एक प्रोफेशनल अपने निग्लिजेंस और निग्लिजेंस इन ड्यूटीज और इनएडवर्टेंट बिहेवियर के लिए अगर उसे कोई नुकसान ना हो, इसलिए वो प्रोफेशनल क्या करता है, इंश्योरेंस निकालता है. नुकसान मतलब क्या, उसके पर्सनल असेट्स को नुकसान ना पहुंचे. D&O पॉलिसी भी ऐसा है. जस्ट इमेजिन करो, आपको किसी कंपनी का डायरेक्टर बनाया गया और डायरेक्टर बनाने के बाद आपको कह दिया आप इस कंपनी के डायरेक्टर हो, बट हो सकता है आगे जाके आप कंपनी के डायरेक्टर हो तो आपके कंपनी में अगर कुछ घोटाला हो जाए, कुछ हो जाए, तो आपके प्राइवेट एसेट्स, आपके पर्सनल एसेट्स जब्त हो जाएंगे. तो आप डायरेक्टर बनने के लिए इच्छुक रहोगे? नहीं. आप बोलोगे भाई मैं डायरेक्टर बन रहा हूँ, एक तो मैं डायरेक्टर बन रहा हूँ, मैं आपको नॉलेज शेयर करूंगा, मेरा नॉलेज दूंगा, और आप वापस मुझे बोल रहे हो कि मेरी प्राइवेट एसेट्स, मुझे नहीं बनना डायरेक्टर. तो कंपनी बोलेगी ठीक है, हम आपको डायरेक्टर बना रहे हैं, साथ ही साथ आपका D&O पॉलिसी इंश्योरेंस भी निकाल रहे हैं. अगर कल को कुछ हो गया, कंपनी में कुछ हो गया, तो आप सेफ हो, जो भी होगा इंश्योरेंस कंपनी पे करी. तो डायरेक्टर बनने के लिए अब इंटरेस्ट आएगा. तो D&O पॉलिसी बेसिकली फोकसिंग ऑन दैट. क्या दिया, लेट्स रीड. Almost 25 years have passed since India ushered in a new era of commercial liberalization and reform. This continuous and gradual opening of economy, driven by robust growth in domestic consumer demand, has resulted in an influx of foreign investment, which in turn has strengthened private Indian companies. This impressive story of economic growth, however, also has its dark side. Like most jurisdictions, India is no stranger to corporate fraud and scams. Because of significant cultural differences in how Indian companies function vis-a-vis their international counterparts, Indian companies are often seen as less professional. बोलने की बात ही नहीं. It's a open truth. Less professional. Though the scenario may be changing, the family businesses outlook of many Indian enterprises and an occasionally lackadaisical approach to various compliance and disclosure requirements continue to prevail. Siphoning of funds through related party transactions, accounting irregularities, and corruption are just a few of the common unfortunate trends that are prevalent in Indian companies. So we need to just understand from this. We can say the takeaways from this paragraph is this, कि भैया India is no stranger to corporate fraud and scams. Yes, Indian companies are often seen as less professional, and siphoning of funds related through related party transactions, accounting irregularities, and corruption are very common or unfortunate trends in the Indian companies. Be it Satyam, Lilliput, or NACL, numerous instances of management and promoter-driven fraud have come to light. The concern surrounding director liability has also been highlighted by the arrest of Stephen Silf, the MD of BMW India Financial Services, and William Pickney, MD and CEO of Amway India, along with 2 other directors. The ubiquitous issue of corruption and the high risk of internal fraud raise serious concerns about the liability of corporate directors. American litigators who represent Indian company or advise clients interested in becoming corporate officers in India would do well to brush up on the changing landscape of director and officer liability under Indian law. India has learned a lot in recent years, and its laws have gradually evolved in this context. Director liability in India can be divided into 2 principal areas. Liability under Companies Act 1956, which has now transited to Companies Act 2013, and liability under other Indian statutes. There has been a seminal shift in the Indian corporate legal regime with the enactment of 2013 Act and more recent amendments. For instance, penalties under 1956 Act that were seen as ineffective have been significantly amplified under 2013 Act. The 2013 Act also provides statutory recognition to duties of directors such as excess of due and reasonable care, skill, diligence, and independent judgment. On the key concepts of Companies Act is the meaning of the term officer who is in default. Under the Act, liability for default by a company has been imposed on an officer who is in default. क्या दिया है? कंपनी एक्ट 2013 में liability for default by a company के लिए कौन जिम्मेदार है? Officer in default. ये वो कह रहे हैं. By virtue of their positions in the company, the MD, the whole-time director, and company secretary directly fall within the scope of this term.
Under the 1956 Act, certain key employees such as CEO and CFO did not directly come within the ambit of term, which raised serious concerns because these personnel were viewed as key officials in any company. The 2013 Act corrects this anomaly and significantly expands the scope of the expression officer in default, जिसमें CEO और CFO भी ऐड किया है. Officer who is in default for the purpose of any provision in Companies Act 2013 which enacts that an officer of the company who is in default shall be liable to any penalty or punishment by imprisonment, fine or otherwise means any of the following officers, namely WTD, KMP. Where there is no KMP, such directors or directors as specified by the board in this behalf and who are or has been given his or their consent writing to the board such specification or all the directors if no directors is specified. तो हम कहेंगे specified directors या फिर all directors. Any person who under the immediate authority of the board or any KMP is charged with any responsibility. So ये KMP का definition ही हुआ. Any person in whose accordance with whose advice, directions or instructions the board of directors of companies are accustomed to act. ये shadow director हुआ. Other than a person who gives advice to the board in a professional capacity, every director in respect of contravention of any of the provisions of this act who is aware of such contravention by virtue of receipt of by him of any proceeding of the board or participation in such proceedings without objecting to them or where such contravention taken place with his consent or connivance. यहाँ पे independent act आ गया. यहाँ पे independent act आ गया, non-executive act. In respect of the issue or transfer of any shares of the company, the share transfer agents भी आ गए, registrars and merchant bankers to the issue or transfer. ये share transfer को लेकर हुआ. मतलब इतने लोगों को ऑफिस इन डिफॉल्ट के डेफिनेशन में ऐड किया है और डेफिनेशन वाइडन हुआ है. A critical failure of Indian corporate law was further highlighted during various corporate and financial scams such as the Harshad Mehta episode or the Satyam fiasco. Various investors also discovered that money had been siphoned out of by promoters through related party or customer vendor transactions. To address to this issue, the 2013 Act now specifically defines fraud and states that a person who is guilty of it may be punished by imprisonment for up to 10 years and where fraud involves public interest, the minimum sentence is 3 years. Fraud as defined by expression to section 447 of the Act includes any act or abuse of position committed by with the intent to deceive, to gain undue advantage from or to injure the interest of a person, company, shareholders or creditors, whether or not there is wrongful gain or loss. ये तो already हमने देखा. Directors and officers liability insurance. अब वो मुद्दे पर आ रहे हैं. अभी वो मुद्दे पे आ रहे हैं. D&O liability insurance is insurance coverage intended to protect individuals from personal losses if they are sued as a result of serving as a director or an officer of a business or other type of organizations. It can also cover the legal fees and other costs the organization may incur as a result of such suit. Director and officer liability insurance applies to anyone who serves as a director or an officer of for-profit business or non-profit organizations. A director and officer liability policy insures against personal losses and it can also help reimburse a business or non-profit for the legal fees or other costs incurred in defending such individuals against lawsuit. इसमें और ऊपर के पैराग्राफ में क्या फर्क है? कुछ भी नहीं. ऊपर वही दिया था. ठीक है, माफ कर देते हैं. Directors and officers liability insurance is paid to directors and officers of company or to the organization itself for losses or reimbursement of defense cost. क्या बोलना अभी इनको? वही बात हो रही है. If a legal action is brought against them, वही तो बात दी उन्होंने. Such coverage can also extend to criminal and regulatory investigation or trials defense costs. Civil and criminal actions are often brought against directors and officers simultaneously. D&O insurance has become closely associated with broader management liability insurance, which covers liabilities of corporation itself as well as the personal liabilities for the directors and officers of the corporation. In the context of various shareholder disputes, the increased liability under 2013 Act could be a useful tool to increase pressure on defaulting directors, nominating shareholders or promoters. In addition, while resignation may protect a director from subsequent default, an erstwhile director may still continue to be liable for any default that took place during his or her tenure, as now been clarified under section 168 subclause 2 of the 2013 Act. ये भी हमने देखा. The 2013 changes to the Act prompted concerns about the role, accountability and responsibility of non-executive nominee and independent directors who could be caught on the wrong side of companies' disputes. The increased liability under 2000 Act will be a useful tool to increase pressure on the defaulting directors, nominating shareholders or promoters. For example, the alleged confession by Ramalingam Raju, the then chairman of Satyam Computers Limited, to financial irregularities or accounting fraud in excess of $1 billion led to a number of prosecutions. Since then, the independent directors have been accused in several similar cases and have faced a severe backlash given their failure to detect the fraud.
In another example, Nimesh Kampani, one of the leading investment bankers in India and founder of JM Financial Group, faced arrest stemming from his role as an erstwhile independent director of Nagarjuna Finance, a company embroiled in fraud due to failure to return amounts collected from depositors. What we understand from this कि भैया नए कंपनी एक्ट 2013 के कारण जो इंडिपेंडेंट एक्टर्स है उनका रोल भी कंपनी के अंदर अब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया एंड दे कैन नॉट रन अवे फ्रॉम सच फ्रॉड सेइंग दैट दे वर नॉट अवेयर. Under Section 149 subclause 2 of 2013 Act, an independent actor or a non-executive director not being a promoter or KMP can be held liable under 2013 Act only for acts of omission or commission by a company that occurred with the director's knowledge, attributable through broad processes and director's consent or connivance where he or she failed to act diligently. मतलब मीटिंग में प्रेजेंट नहीं थे, आपको बोर्ड मीटिंग का सिर्फ मिनट्स मिला है, आप प्रेजेंट भी नहीं थे, मिनट्स मिला है, तो भी ये माना जाएगा कि आप अवेयर हो, आपका कंसर्न है, कॉन्निवेंस में तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो आप लायबल हो. This to a certain extent elevates the concern surrounding independent director liability. However, questions as to such as whether a director acted diligently and whether knowledge could be attributed to a director by mere presence at board meetings still remain unanswered. Moreover, liability faced by independent nominee directors under various other enactments remains a legitimate concern. Directors may also face liability under other Indian laws. Such liability may not always be foreseeable, and actions such as dishonor of checks, offense under Income Tax Act, violation of foreign exchange regulation, breach of securities regulation, non-payment of fraudulent fund contributions, violation of the Shops and Establishment Act, food adulteration could result in liability that may not be always be limited to executive directors. In addition, some statutes do not distinguish between executive and non-executive directors or base liability on the role of a particular director was performing on the company's board. Consequently, liabilities may be difficult to foresee or predict. इस पूरे डिस्कशन में what we understand कि D&O पॉलिसी क्यों इंपॉर्टेंट हो गया है. कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद उस कंपनीज एक्ट 2013 के एम्बिट में हर तरह के डायरेक्टर के लायबिलिटी आ गई है, नंबर 1. और नंबर 2 की कंपनीज एक्ट 2013 के अलावा और भी जो इंडियन लॉज है, अलग इंडियन लॉज, वो भी डायरेक्टर्स के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, सेपरेशन नहीं करते, वो डायरेक्टर्स को लायबल करते हैं. D&O पॉलिसीज कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नंबर 1, risk it faces. So it's best to seek out an insurance policy with deep experience in the specialized field. The policies are generally purchased by organizations to cover a group of individuals rather than by individuals themselves. Purchased by the organization to cover a group of individuals. Nature of the organization, risk it faces. If the company fails to disclose material information or willfully provide inaccurate information, the insurer may avoid payment due to misrepresentation. The severability clause in the policy conditions may be intended to protect against this by preventing misconduct by one insured from affecting insurance for the other insured. However, in certain jurisdictions, it may be ineffective. Policies can be written to insure against a variety of hazards, but they generally make exclusions for fraud or other criminal activity. What they understand, they mean to say in this D&O policy में वो कहते हैं अगर किसी कंपनी ने कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को क्या किया है, डिस्क्लोज करने फेल किया है या जानबूझकर इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन दिया है, तो उसमें D&O पॉलिसी का कवरेज नहीं मिलेगा और वो सेवरेबिलिटी क्लॉज के तहत कंपनी को एक्सक्लूड किया जाएगा. दोस्तों ये पार्ट को लेकर केस स्टडी आ सकता है, मैं जो बता रहा हूँ प्लीज कीप इन माइंड. आपको केस स्टडी कैसे आएगा? आपको ऐसा है कि एक कंपनी है, उसने अपने सारे एग्जीक्यूटिव्स के लिए, ऑफिसर्स के लिए D&O पॉलिसी का कवरेज लिया. पॉलिसी कवरेज लेने के बाद आगे जाके कंपनी के अंदर कुछ फ्रॉड हुआ, कंपनी ने उस जानकारी को छुपने डिस्क्लोज करने से रोका, फेल किया और कंपनी ने उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को जानबूझकर रोका. अब बाद में जब ये न्यूज़ मीडिया में आ गई, कंपनी का वो स्कैम सामने आ गया, तो कंपनी ने D&O पॉलिसी के तहत इंश्योरेंस कंपनी से कवरेज क्लेम किया, इंश्योरेंस कवरेज. तो आपको कहना है अगर कोई कंपनी क्या करते हैं, मटेरियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने के लिए फेल करे या विलफुली इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे, तो इंश्योरर मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरर मे अवॉइड पेमेंट ड्यू टू मिसरिप्रेजेंटेशन. द सेवरेबिलिटी क्लॉज इन द पॉलिसी कंडीशंस मे बी इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट दिस बाय प्रिवेंटिंग मिसकंडक्ट. ऐसा होने से अपने आप मिसकंडक्ट, वरना आप मिसकंडक्ट करोगे और इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करोगे. तो ये सेवरेबिलिटी क्लॉज होने से क्या होता है, टू preventing misconduct by one insured from affecting insurance or for other insured. तो जब
ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए लिया है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के सबको पता है कि भैया इसने कुछ स्कैम किया तो हमारा भी गया, तो वो उसे स्कैम करने से रोकेंगे ना। मैं जो बोलो समझ आएगा सबको। जब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए डी&ओ पॉलिसी लिया गया है और उन 10 इंडिविजुअल्स को पता है कि भाई हम 10 में से एक भी जन ने अगर मिस इन्फॉर्मेशन किया या मिस रिप्रेजेंटेशन किया तो इस केस में कवरेज नहीं है, तो वो प्रिवेंटिंग मिसकंडक्ट बाय वन इंश्योर्ड फ्रॉम अफेक्टिंग इंश्योरेंस फॉर अदर इंश्योर्ड, हाउएवर इन सर्टेन जुरिसडिक्शंस इट मे बी इनइफेक्टिव। Policies can be written to insure against a variety of hazards, but generally make exclusions for fraud or other criminal activity. आगे, Bollywood films which has talked about the Indian legal system, it is common to find an individual who is being sued by another. However, what if an individual or creator sues an organization or its directors? Yes, it is a hard reality. The number of legal cases against companies, especially directors, have seen an upward trend. वो ये एग्जाम्पल जो मैं डिस्कस कर रहा था, इमेजिन यू आर अ डायरेक्टर ऑफिसर ऑफ अ कंपनी एंड समवन टेल्स यू दैट यू कैन लूज योर पर्सनल बिलोंगिंग इंक्लूडिंग योर कार एंड हाउस ड्यू टू योर बिजनेस डिसीजंस, बट दिस सिचुएशन विल हैव नॉट अफेक्टेड यू मच इफ यू हैड परचेस्ड अ डायरेक्टर लायबिलिटी इंश्योरेंस. It is essential for every company to have a D&O insurance in order to have some peace of mind. If they have not purchased the policy, the top reasons to buy D&O are provided as under. Reason हम बाद में देखते हैं. तो what we have understood from this entire discussion is that D&O पॉलिसी भले ही इंपॉर्टेंट है और कंपनीज उसे लेती है, बट D&O पॉलिसीज के अंदर भी सेवरेबिलिटी क्लॉज होगा. सेवरेबिलिटी क्लॉज होना जरूरी और होता है, जिससे इंश्योरेंस कंपनीज अपने आप को क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी. नहीं तो आप मिसकंडक्ट करोगे और इंश्योरेंस कंपनी पे डालोगे, ऐसा नहीं चलेगा. तो जनरली जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज है और जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है उसमें इंश्योरेंस कंपनीज का कवरेज आता नहीं है, D&O कवरेज. तो D&O पॉलिसी क्या कवर नहीं करता है, फ्रॉड्स और क्रिमिनल एक्टिविटीज. नाउ अंडरस्टैंड बाय क्रिमिनल एक्टिविटीज. क्रिमिनल एक्टिविटी में जो क्राइम करता है उसको जेल होती है. आप इंश्योरेंस कंपनी के एग्जीक्यूटिव जेल में नहीं डालोगे, मेरे भी आप पे तू जेल में डाल, मैंने इंश्योरेंस निकाला है. समझ आएगा. तो इंश्योरेंस कवरेज में क्रिमिनल एक्टिविटी और फ्रॉड आता नहीं है D&O. क्लियर है. नोट्स में आ जाओ हमारे, क्या दिया वहां पर, लेट अस रीड. Directors and officers liability insurance is insurance coverage intended to protect individuals from personal losses if they are sued as a result of serving as a director or an officer of a business or other type of organization. ये already हमने पढ़ा है वहां पर. It can also cover the legal fees and other costs the organization may incur as a result of such a suit. D&O insurance has become closely associated with broader management liability insurance, which covers liabilities of corporation itself as well as the personal liability of directors and officers of the corporation. उसमें आप फोर्थ पॉइंट ऐड करो. नाउ ऐड कर लो वहां पर. पॉइंट नंबर 4 आप लिखो ना, मैं बता रहा हूं, आप लिखो वहां पर. ये 2 पॉइंट लिखेंगे हम, फोर्थ पॉइंट लिखो आप. जगह नहीं तो नीचे लिखना, रीजंस टू बाय के नीचे जगह है ना, उस पेज पर नीचे जगह है ना, वहां पे ऐड करो, लगा दो. पॉइंट नंबर 4 आप लिखो. D&O पॉलिसीज, D&O पॉलिसीज can take different forms depending on the nature of the organization. Depending on the nature of the organization. And the risk it faces. Can take different forms depending on the nature of the organization and the risk it faces. लिखा है. पॉइंट नंबर 4 हो गया. पॉइंट नंबर 5, D&O policies are purchased, are generally, sir, D&O policies are generally purchased by the organization to cover a group of individuals, rather than by the individuals themselves. तो फर्क समझना. D&O पॉलिसी कंपनी निकालता है, प्रोफेशनल लायबिलिटी वो इंडिविजुअल निकालता है. rather than by the individuals themselves. प्रोफेशनल लायबिलिटी इंडिविजुअल निकालेगा, whereas D&O पॉलिसी कंपनी निकालेगा. कितना पॉइंट होगा, पॉइंट नंबर
5. Last point number 6. Generally, D&O policies exclude frauds or other criminal activities by a inverted commas में severability clause, by a severability clause, inverted commas complete, inserted in the policy conditions, inserted in the policy terms and conditions, inserted in the policy terms and conditions. हो गया. ये 6 पॉइंट्स डी एंड ओ पॉलिसी को लेकर अगर क्या आता है, क्वेश्चन आता है व्हाट इज डी एंड ओ पॉलिसी, तो आपको सिर्फ व्हाट इज डी एंड ओ पॉलिसी में पॉइंट नंबर 1 लिखना है. क्या आपके नोट्स में जो पॉइंट नंबर 1 है वो व्हाट इज डी एंड ओ पॉलिसी मीनिंग में, it is an insurance coverage intended to protect individuals from personal losses if they are sued as a result of serving as a director or an officer of a business or other type. ये मीनिंग हुआ उसका. बट उसके अलावा आपको ये 5 पॉइंट और लिखने हैं. सबको समझा है? डी एंड ओ पॉलिसी क्या है हमने देखा है, एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस. क्लियर है? नाउ इन आवर नेक्स्ट लेक्चर विल